आज की क्लास में हमें अपना पहला कस्टम एचओसी बनाना है। और उस कस्टम एचओसी की हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है? इस कोर्स में हम कोई भी चीज़ तभी पढ़ते हैं जब ज़रूरत पड़ती है। तो एचओसी होता क्या है हमने पढ़ लिया था, एचओसी यूज़ भी कर लिए थे, बट आज हमें अपना पहला एचओसी बनाना है। और ज़रूरत इसलिए है, पहले मैं प्रॉब्लम बताता हूँ फिर उसके सॉल्यूशन देखेंगे। और एक सॉल्यूशन जो हम यूज़ करेंगे वो एचओसी है, बाकी दूसरे तरीके से भी सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम है कि हमने ये इनपुट बना ली थी और इसमें ये यूज फील्ड यूज कर लिया था। इससे फायदा ये हो गया था कि मेरी रियूजेबल इनपुट हो गई है और इनपुट को यूज करना आसान हो गया। इनपुट में मुझे ऑन, चेंज, ऑन, ब्लर, नेम, ये वैल्यू, ये सब डेटा पास नहीं करना पड़ता। एरर, टच्ड, ये सारा का सारा डेटा यहाँ से ये खुद से मंगा ले रहा है। फील्ड, यूज फील्ड की हेल्प से पूरा फील्ड आ गया। वो जो कि अरे है 3 लेंथ की, वो इसने डिस्ट्रक्चर कर ली। बल्कि हेल्पर्स की तो अभी में ज़रूरत नहीं थी, मैंने बस बताने के लिए बता दिया था। तो पहला एलिमेंट में डेटा है, दूसरे एलिमेंट में मेटा है। डेटा में से ये सब चीज़ें निकाल ली थी, मेटा में से एरर, टच्ड, ये हमने कर लिया था। तो हमारे जो इनपुट्स थे उनमें एरर हैंडलिंग हो रही थी प्रॉपर, बट इनपुट्स को यूज करना आसान था। एक्स्ट्रा कुछ नहीं भेजना पड़ रहा। इस वाले फॉर्म वाले, अगर मुझे 50 फॉर्म बनाने पड़े वेबसाइट में, अलग अलग जगह पे बहुत सारे फॉर्म बनाने पड़ेंगे आपको। साइन अप फॉर्म, लॉग इन फॉर्म, एडिट प्रोफाइल फॉर्म, ये तो बहुत ही कॉमन है, ये तो हर वेबसाइट में होता है। उसके अलावा पता नहीं किस किस चीज़ के लिए बनाओगे आप। ई कॉमर्स वेबसाइट है तो वो एक फॉर्म बनाओगे जहाँ से जो वेंडर है, जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है, वो अपने प्रोडक्ट अपलोड करेगा। ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करके प्रोडक्ट का नाम डालेगा, प्रोडक्ट का प्राइस डालेगा, और फॉर्म सबमिट करके प्रोडक्ट क्रिएट करेगा। तो बहुत सारे फॉर्म बनेंगे। अब वो फॉर्म बनाना इतना आसान हो गया है, बस एक फॉर्मिक टैग यूज करो, उसको इनिशियल वैल्यूज दो। इनिशियल वैल्यूज मोस्ट ऑफ द टाइम तो एम्प्टी होंगी, बट जैसे एडिट प्रोफाइल है तो उसमें पहले से फिल होगा, तो इनिशियल वैल्यूज दो। इनिशियल वैल्यूज एडिट प्रोफाइल के केस में एपीआई से आएंगी कि पहले से क्या डेटा है प्रोफाइल का, वो आप एपीआई से मंगा के इनिशियल वैल्यूज में डाल दोगे। तो बस फॉर्मेट टैग यूज करो, उसे इनिशियल वैल्यूज दो, सबमिट पे क्या करना चाहते हो वो फंक्शन दो, और उस फंक्शन में आपको प्रिवेंट डिफॉल्ट वगैरह कुछ नहीं लिखना एक्स्ट्रा। वैलिडेशन स्कीमा दो, और अगर आप फॉर्म खुलते ही वैलिडेट कराना चाहते हो तो वैलिडेट ऑन माउंट, ये इक्वल टू ट्रू, या फिर बस ये लिख दो इतना। तो आपको बस ये टैग बनाना है, और स्मॉल एफ वाले फॉर्म की जगह कैपिटल एफ वाला फॉर्म, दैट्स इट। बाकी फॉर्म में आपको कुछ भी स्पेशल नहीं करना। इनपुट को जो भी आईडी देनी है, नेम देना है, टाइप टेक्स्ट, ये तो फॉर्म को डिस्प्ले करने के लिए है कि टाइप टेक्स्ट यूज करूं या टाइप ईमेल यूज करूं, ठीक है, या फिर यहाँ पे टाइप पासवर्ड। ये तो HTML CSS का पार्ट है। जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट, जो फॉर्म का वैलिडेशन, फॉर्म का वो सब इतने पार्ट में, और एक ये हमको यहाँ स्कीमा स्कीमा बनाना पड़ा, बस इतना ही कोड लिखना पड़ रहा है। बहुत सिंप्लीफाइड है। वरना पहले क्या करना पड़ रहा था? यूज, फॉर्मिक, वो कुछ कुछ दे रहा था, हर जगह वो डिस्ट्रक्चर करते, फिर वो सारे इनपुट्स को पास करते, इस इनपुट को भी, इस इनपुट को भी। तो 50 फॉर्म बनाते तो 50 जगह वो डिस्ट्रक्चरिंग कर करके डेटा इतना सारा पास करना पड़ता। और मान लो एक एक फॉर्म में 10-10 इनपुट है, तो वो पाँच, हर को 5 पैरामीटर देता था मैं, तो 50 लाइनें तो वही हो जाती। सिंप्लीफाई हो गया। यहाँ तक तो बात समझ आ रही है। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट हो गया है कि जो इनपुट मैंने कंपोनेंट बनाया, ये अब बिना फॉर्मिक के यूज ही नहीं हो सकता। और इनपुट हमेशा फॉर्म के अंदर ही यूज हो ये जरूरी नहीं है। जैसे एक सर्च बार है, अब सर्च बार में कोई वैलिडेशन थोड़ी ना होना है। सर्च बार में जो मर्जी लिखे बंदा, वहां थोड़ी ना होता है कि पासवर्ड मस्ट बी 5 लेंथ लॉन्ग, या सर्च बार में तो आप जो मर्जी लिख लो, कोई वैलिडेशन नहीं। बस आप जो लिखोगे उससे मैचिंग कुछ होगा तो आपको दिख जाएगा, मैचिंग नहीं होगा तो एरर आ जाएगा, राइट। सो अब वहां पे हम ना फॉर्मिक यूज करना चाहेंगे। फॉर्मिक तो छोड़ो, हम HTML फॉर्म तक नहीं यूज करेंगे वहां पे। फॉर्मिक इज फॉर फॉर्म वैलिडेशन, हमें फॉर्म ही नहीं यूज करना वहां।
हमको तो वहां पे बस एक सिंपल इनपुट और इनपुट के ऑन चेंज पे यूज स्टेट ही यूज करना है, क्योंकि एक ही वैल्यू है वैसे भी वहां पे। सर्च बार में एक सर्च है। अब उस एक के लिए आप चाहो तो यूज फॉर्मिक यूज करो, फॉर्मिक टैग, या फिर एक यूज स्टेट यूज कर लो, उतनी ही बात है, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ रहा। तो ऐसी जगहों पे मैं डायरेक्ट इनपुट यूज करना चाहूंगा। लेकिन डायरेक्ट इनपुट तो ये एरर दे देगा, यहाँ कहेगा कि यूज फील्ड में उसको कुछ मिला नहीं। क्यों? क्योंकि ये यूज फील्ड कहाँ से डेटा निकालता है? फॉर्मिक कंटेक्स्ट से। और फॉर्मिक कंटेक्स्ट में डेटा डालता कौन है? ये फॉर्मिक टैग डालता है। अब अगर, तो आपका जो इनपुट है वो फॉर्मिक टैग के अंदर ही होना चाहिए, ताकि इनपुट जब यूज फील्ड से डेटा मंगाए तो इसने जो डेटा डाला है वो यहाँ पे निकल पाए इनपुट में। अगर इनपुट फॉर्मेट टैग से बाहर होगा तो कंटेक्स्ट तो फिर काम करेगा नहीं। राइट? तो ये तो बड़ी मुसीबत हो गई यार, इनपुट हमेशा इसके साथ ही यूज करना पड़ेगा। तो कहीं और अगर मुझे सिर्फ इनपुट यूज करना है तो मैं फिर क्या करूंगा? अपना डायरेक्ट HTML वाला इनपुट यूज करूंगा। HTML वाला इनपुट यूज करूंगा तो उसको फिर इतने सारे क्लास नेम वगैरह मुझे खुद देने पड़ेंगे, मैं कैसा डिजाइन चाहता हूँ, क्योंकि इनपुट तो मेरी पूरी वेबसाइट में एक ही जैसे होंगे ना। ऐसा जरूरी भी नहीं कि सब एक जैसे हो, बट दो हो सकते हैं, दो डिजाइन तीन डिजाइन हो। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ही रंग बिरंगा होगा कि कहीं कुछ कहीं कुछ, ऐसे तो नहीं चलेगा। आप दो तीन स्टाइल, आपकी वेबसाइट में दो तीन स्टाइल के बटन होंगे, दो तीन स्टाइल के इनपुट हो सकते हैं इनपुट एक ही स्टाइल का हो, दो तीन के भी ना हो। बस सर्कस तो नहीं बनाओगे, राइट? तो अब जब मुझको सेम ही डिजाइन चाहिए, या तो मैं सारी क्लासेस दोबारा लगाऊं, वरना एक तरीका क्या कर सकता हूं मैं, देखते हैं, समझते हैं। मैंने एक यहाँ पे प्लस क्लिक किया, मैंने फॉर्मिक इनपुट डॉट JSX बना लिया। ये मेरा इनपुट डॉट JSX है, एक फॉर्मिक इनपुट डॉट JSX है। और ये जो इनपुट डॉट JSX का कोड है, ये मैंने फॉर्मिक इनपुट में पेस्ट कर दिया और नाम चेंज कर दिया। तो फॉर्मिक इनपुट और इनपुट अभी बिल्कुल एक जैसे हैं, कोई फर्क नहीं है, बस नाम का फर्क है। एक को हम कह रहे हैं फॉर्मिक इनपुट, एक को हम कह रहे हैं इनपुट। राइट? अब मैंने दो इसलिए बनाए हैं, जब भी फॉर्मिक के अंदर यूज करना है तो ये वाला यूज करेंगे, और जब भी डायरेक्टली यूज करना है यू तो हम दूसरे वाला यूज करेंगे। अब इसका कोड चेंज कर देंगे ताकि ये बिना फॉर्मिक के भी चल जाए, इस वाले को चेंज कर देंगे। तो मैं अगर लॉगिन पेज पे जाऊं तो यहाँ क्योंकि फॉर्मिक के अंदर वाला यूज करना है मुझे, जो फॉर्मिक के साथ काम करता है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मिक इनपुट यूज करूंगा, क्योंकि ये जो नॉर्मल वाला इनपुट है इसमें से तो मैं फॉर्मिक वाला सारा कोड उड़ाने वाला हूँ। फॉर्मिक इनपुट में रहेगा फॉर्मिक वाला कोड, इनपुट में से मैं हटा दूंगा, इनपुट को मैं सिंपल कर दूंगा कि वो नॉर्मली काम करे। ठीक है? तो फॉर्मिक इनपुट यूज कर लिया मैंने, फर्क क्या पड़ा? फॉर्मिक इनपुट और इनपुट तो सेम ही तो है अभी, तो फिलहाल कोड ही तो कॉपी पेस्ट किया है, तो सब कुछ वैसा का वैसा ही चलेगा। राइट? अब मैं इनपुट में क्या करूंगा, इनपुट से मैंने ये सारा फॉर्मिक वाला कोड उड़ा दूंगा। और जब मैं कोई वैलिडेशन भी नहीं चेक कर रहा हूँ, वैलिडेशन वगैरह भी, तो इसका मतलब है इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बॉर्डर क्लास वगैरह की भी मुझको जरूरत नहीं, चाहूँ तो मैं ये भी नीचे मूव कर दूँ तो एरर और टेक्स्ट, वैलिडेशन तो कुछ हो ही नहीं रहा कहीं। मैंने यहाँ पे ये एक्स्ट्रा स्पेस ऑलरेडी दे ही रखा है, चाहो तो यहाँ से हम ये एक्स्ट्रा स्पेस जो मैंने दिया था डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये मैंने दे दिया है, तो ये आपस में चिपकेंगे नहीं, वो चिपकने इसलिए दिया था एक्स्ट्रा स्पेस। एनीवे, तो ये मैंने, ये काम हो गया। और इसमें से अब मैं ऑन चेंज ऑन ब्लर हटा दूंगा, क्योंकि चेंज और ब्लर तो इसको मिल नहीं रहा, और इसमें कोई वैलिडेशन ही नहीं है नॉर्मल इनपुट में, तो ये पूरा एरर
वाला हटा दूंगा मैं। ठीक है, या इसको चाहे तो पढ़ा भी रहने देते हैं, अभी मैं समझाता हूँ थोड़ी देर में। तो ये वैल्यू भी मैंने उड़ा दिया, डॉट 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 रेस्ट यहाँ लगा ही हुआ है। और एक काम यहाँ पे मैंने और कर दिया, ये लेबल, लेबल पास करोगे तो लेबल, अगर आपको लेबल इनपुट पे दिखाने ही नहीं है, बट हम वैसे हमें नहीं कंपलसरी रखते हैं उसके लिए। एनीवे भूल जाओगे मैम, लेबल हम हमेशा पास करेंगे, वो वैसे भी एस आर ओनली है, तो कंपलसरी रखते हैं। तो ये वाला जो इनपुट है ना, अब तुम इसमें देखोगे, इसमें से फॉर्मिक का सारा नामो निशान मैंने हटा दिया है। अब ये खुद से अपना ऑन चेंज ऑन ब्लर नहीं ले रहा, इसको आपको प्रॉप में ही देना पड़ेगा। तो आप प्रॉप में दोगे, ये प्रॉप में हमने निकाला तो है नहीं ऑन चेंज ऑन ब्लर, तो वो रेस्ट में चला जाएगा। और जब रेस्ट में जाएगा, जब रेस्ट में जाएगा तो यहाँ पे इनपुट तक पहुंच जाएगा, ऑन चेंज ऑन ब्लर वैल्यू, तीनों चीज़ें, वैल्यू भी नहीं निकाली हमने यहाँ, रिस्ट्रक्चर नहीं किया। अब इस वाले इनपुट को यूज करके देखते हैं, सर्च बार बनाते हैं एक ऐप डॉट JSX में। यहाँ मैंने एक बटन लगाया, यहाँ एक इनपुट लगा दे रहा हूँ और एक बटन लगा दे रहा हूँ। ठीक है? और इस इनपुट को आपने आईडी दे दी कुछ भी सर्च, यहीं पर क्या क्या निकाल कर आईडी नेम, और एक लेबल और दे देते हैं बस, ताकि रीड ओनली वाले जो वो है। लेबल हमने क्यों रखा था, ताकि स्क्रीन रीडर वालों तक बात पहुंच जाए। सर्च इनपुट नाम दे दिया इसको, लेबल सर्च ही दे देते हैं, चलो बस। तो स्क्रीन रीडर जब वो पढ़ेगा तो वो बता देगा इनपुट, और इनपुट का लेबल है सर्च। तो स्क्रीन रीडर पे समझ आ जाएगा उनको कि ये कैसी सर्च बार है। ये सर्च बार मैंने बना ली, और इसका डेटा मैनेज करने के लिए, तो जहाँ भी मुझे सर्च बार दिखानी है, अब मैं फॉर्मिक वॉर्मिक यूज़ नहीं करूँगा, एक यूज स्टेट बना लूँगा, क्योंकि एक ही तो इनपुट है। तो क्वेरी, सेट क्वेरी, क्या यूज़र सर्च कर रहा है, वो उसके लिए मैंने यूज स्टेट इनिशियल एम्प्टी कर दिया। और यहाँ ऑन सर्च में या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, आजकल सर्च बार ऐसे आते हैं कि अ, आप बस टाइप करते रहो, बटन की ज़रूरत भी नहीं होती, और जैसे जैसे आप टाइप कर रहे हो रिजल्ट चेंज होते रहते हैं। तो वैसे कर लेते हैं, यहाँ मैंने इस पर लगा दिया ऑन चेंज।
तो ये मेरी सर्च बार बन गई है। अब जब जब सर्च होगा, डेटा सर्च करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक यूज इफेक्ट लगा दूंगा कि जब जब क्वेरी चेंज हो तो हम एपीआई कॉल करके डेटा मंगा लें। तो एपीआई से डेटा मंगाने का काम ये क्वेरी चेंज पे करूंगा मैं। क्वेरी किसी भी रीजन से, कई बार क्या होता है, सिर्फ ऐसा नहीं इनपुट में यूजर लिख के ही क्वेरी चेंज करेगा, हो सकता है कहीं कुछ और ऑप्शन भी हो। प्रीवियस का बटन दबा दिया, पिछली क्वेरी पे पहुंच गया, वी विल सी। या डायरेक्टली यूआरएल ही ओपन कर दिया, आगे देखेंगे। तो इस तरह की चीजें हम ना किसी बटन के क्लिक पे या उस पे ना करके बटन के क्लिक पे भी करेंगे, तो बटन के क्लिक पे क्वेरी चेंज करेंगे और फिर क्वेरी से ट्रिगर, मतलब हम कब कब सर्च करना चाहते हैं, जब जब क्वेरी चेंज हो। अब क्वेरी क्यों चेंज हुई, यूजर के लिखने से चेंज हुई, किसी और चीज की वजह से चेंज हुई, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए हमेशा स्मार्ट अप्रोच ये है कि अगर सर्च करना है, मतलब इस तरह के जब भी कोई काम करना है, जैसे मुझे यूजर का आईडी के बेस पे प्रोडक्ट की डिटेल मंगानी है, तो प्रोडक्ट की डिटेल जो है वो यूज इफेक्ट में आईडी के अंदर पड़ी हुई हो, आईडी कैसे भी चेंज हो जाए, नेक्स्ट बटन दबा के, प्रीवियस बटन दबा के, या रिलेटेड प्रोडक्ट्स में से प्रोडक्ट पे क्लिक करके, मुझको नेक्स्ट के क्लिक पे एपीआई कॉल नहीं करनी ना प्रीवियस के। रिमेम्बर, अगर मैं किसी का प्रोडक्ट, ये थोड़ा सा समझना, समझने वाली चीज है। पूरी प्राइवेसी का मैनेजर का ये भी ओपन कर लेता हूं। देखो ये नेक्स्ट का बटन है, नेक्स्ट पे आईफोन दिख गया, प्रीवियस पे कुछ और दिख जाएगा, पिछले वाला प्रोडक्ट आईफोन 9, नेक्स्ट पे आईफोन 10, फिर आईफोन सैमसंग यूनिवर्स 9। अब ये जो डेटा पुल करना है आपको, ये कभी भी इस बटन के क्लिक पे एपीआई कॉल नहीं करोगे, कर सकते हो बटन के क्लिक पे भी, लेकिन नहीं करनी चाहिए। द रीजन इज, हमेशा एपीआई को कनेक्ट करके रखो इस यूआरएल में 3 से। अगर यूआरएल में 3 चेंज हुआ तो ये हो सकता है आपने नेक्स्ट प्रीवियस क्लिक किया हो सकता है एक और बटन यहाँ पे कहीं हो, सैमसंग यूनिवर्स 9, और नीचे दिख रहे हैं रिलेटेड प्रोडक्ट्स, नीचे दिख रहे हैं यूजर्स ऑल्सो बॉट दिस। जैसे अभी तो बहुत सिंपल सी ई कॉमर्स है, ढंग की बनाएंगे तो उसमें सब होगा ना, कि जिन्होंने ये फोन खरीदा वो यूजर्स साथ में ये भी खरीदते हैं, कवर भी खरीदते हैं फोन का, फलाना भी खरीदते हैं, तो आप रिलेटेड प्रोडक्ट दिखा रहे हो। अब अगर यूजर ने रिलेटेड प्रोडक्ट पे क्लिक कर दिया तो यूआरएल चेंज होगा, चेंज होगा तो यहाँ प्रोडक्ट चेंज होना चाहिए, जबकि री रेंडरिंग वगैरह कुछ नहीं होगी, बस यूआरएल, मतलब पूरा प्रोडक्ट रिलोड तो होगा नहीं कि क्लिक करने पे नया पूरा पेज खुलेगा। जो नेक्स्ट प्रीवियस पे हो रहा है कि यूआरएल बस चेंज हो जाता है, कंपोनेंट सेम दिखता रहता है। तो हमको ये जो जितना भी डेटा फैचिंग कुछ भी इस तरह के काम करने हैं, वो इसके चेंज से कनेक्ट करें। हमने करा भी यही था, इफ यू रिमेम्बर, यूज इफेक्ट में जब जब पैरामीटर में आईडी चेंज होती है तब तब हम एपीआई कॉल कर रहे हैं। नेक्स्ट और प्रीवियस तो सिंपल लिंक है, ये लिंक राउटर वाले लिंक लग बना रखे हैं हमने, ये तो बटन तक नहीं बना रखे, ऐसा नहीं कि इनके क्लिक पे कोई ऑन क्लिक लगा रखा है। पहले वाली देखो, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिक्लेरेटिव एंड इम्पेरेटिव अप्रोच, समझना। इम्पेरेटिव अप्रोच क्या थी, कमांड बेस्ड, कि अगर नेक्स्ट बटन क्लिक हुआ है तो क्या क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट बटन क्लिक हुआ तो ये यूआरएल चेंज करो, फिर यूआरएल चेंज हो गया तो अब यूआरएल चेंज करो, पहले यूआरएल चेंज करने के बाद प्रोडक्ट की डिटेल मंगाओ, डिटेल मंगा के और यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय आईडी करके नए प्रोडक्ट का टाइटल यहाँ सेट करो, और गेट एलिमेंट बाय आईडी करके ये वाला निकाल के यहाँ पे प्रोडक्ट, नए प्रोडक्ट का प्राइस सेट करो। तो नेक्स्ट बटन क्लिक करते ही जो फंक्शन हम लिखते हैं, ऑन, नेक्स्ट, ऑन, प्रीवियस, उसमें काफी सारा कोड लिखते हैं। दोनों में फर्क समझना थोड़ा सा अप्रोच में। वन अप्रोच इज, मैं ऐसे सोच रहा हूँ, बहुत सटल सा फर्क है, बट ये फर्क आपको समझ आना चाहिए, तभी आप रिएक्ट की तरह सोचना शुरू करोगे कि रिएक्ट की दुनिया में सही से कैसे सोचना है। एक अप्रोच इज कि नेक्स्ट बटन के क्लिक पे मुझको क्या क्या करना है। आप
इधर से कि ये क्लिक हुआ तो मुझको ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। एक ऐसी अप्रोच है। एक अप्रोच है कि भैया नेक्स्ट बटन के क्लिक पे एक सिंपल सा काम किया, यूआरएल चेंज कर दिया। यूआरएल चेंज होने की वजह से रिएक्शन हुआ, इसीलिए रिएक्ट कहते हैं। फ्रेमवर्क का नाम रिएक्ट इसीलिए है कि यूआरएल चेंज हुआ, तो यूआरएल चेंज होने की वजह से कंपोनेंट री-रेंडर होगा, क्योंकि यूज पैरम यूज कर रखा है उसने, इसीलिए कंपोनेंट री रेंडर होगा। जब कंपोनेंट री रेंडर होगा तो उसमें एक यूज इफेक्ट लगा हुआ है, यूज इफेक्ट की डिपेंडेंसी चेंज हो गई, इसलिए इफेक्ट वाला कोड रन हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी किसी को कॉल नहीं कर रहा, यहाँ पे सब रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे समझो कि रियल लाइफ में, लेट मी थिंक ऑफ अ गुड एग्जांपल। रिएक्ट में ना कुछ ऐसा है कि बस हमने ना, हर कोई अपना अपना काम कर रहा है। गिव मी 1 सेकंड, ये क्लियर करने के लिए छोटा सा ही एग्जांपल सोच ही लूं। एक एग्जांपल आप ऐसे सोच सकते हो कि एक काम तो ये है, एक अप्रोच ये है कि क्लास ली मैंने, क्लास के बाद में ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डाल दूंगा, राइट। अब एक तो मैं इस बात की टेंशन ले रहा हूँ कि यार किस किस ने क्लास मिस करी, जैसे ही रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाए मैं तुरंत हर बंदे को जाके इन्फॉर्म करूं। तो मेरी जिम्मेदारी है पहले रिकॉर्डिंग अपलोड करने की, यूट्यूब पे जब अपलोड हो जाए उसके बाद हर बंदे को जाके बताने की कि तुम्हारा लेक्चर मिस हुआ था, तुम देख लो, तुम्हारा लेक्चर मिस हुआ था, तुम देख लो। किसी का आधा लेक्चर मिस हुआ था तो उसको मैं जाके बोलूँ कि हाँ जी, तुमको यहाँ से यहाँ तक देखनी है। एक अप्रोच है, मैंने बस अपलोड कर दी, मेरा काम खत्म। अपलोड होने की वजह से तुमको इन्फॉर्मेशन मिल गई कि हाँ जी अपलोड हो गई है। अब तुम रिएक्ट कर रहे हो कि किसको इंटरेस्ट है, किसको इंटरेस्ट नहीं है इस इवेंट में, राइट। सो एक है कमांड बेस्ड और एक हो गया थोड़ा इवेंट बेस्ड, कि कुछ हुआ, आप जिसे रिएक्ट करना है रिएक्ट करो, जिसे रिएक्ट नहीं करना वो रिएक्ट मत करो। तो यहाँ पे ना रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्लिप हो गई। रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्लिप होने की वजह से क्या हुआ, एक तरीके से तो हम ये सोच रहे थे कि लॉगिन बटन क्लिक हुआ तो लॉगिन बटन के क्लिक होने पे हमको क्या क्या करना पड़ेगा, पहले फॉर्म निकालो, फॉर्म में से डेटा आ गया तो उसके बाद एपीआई कॉल करो, फिर लॉगिन हो जाए तो फिर डेटा सेव करो, ये करो वो करो थोड़ा सा। अब इस अप्रोच में क्या होगा, ऐसे समझो कि कोड दो तीन तरीके से ज्यादा मैनेजेबल हो जाता है। ऐसे मैनेजेबल हुआ, मैं ना, एक तरीका था कि मैंने अपने पास स्टूडेंट्स की लिस्ट मेंटेन कर रहा था कि ये बच्चे हैं जो कि क्लासेस ना ऑफलाइन देखते हैं, लेक्चर्स मिस करते हैं, तो हर क्लास के बाद मुझे इन बच्चों को बताना है। फिर क्या हुआ, एक नया बच्चा आया, उसने क्लासेस मिस करनी शुरू कर दी, वो भी रिकॉर्डिंग देखने लग गया। अब मुझे उसकी भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है, मान लो अगर एक नया कंपोनेंट बनना, एक नया फंक्शन बना जो कि इस बटन के क्लिक पे काम करना चाहिए, तो उस नए, पहले तो आप वो नया फंक्शन बनाओगे और फिर नेक्स्ट का जाके कोड चेंज करोगे, नेक्स्ट के ऑन क्लिक का। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, और एक तरीका था कि जो नया कोड हमने लिखा, चेंज बस वही होगा। नया कोड हमने लिखा और उसने पैरामीटर उठाया कि जब जब पैरामीटर चेंज होगा मैं काम करूंगा। तो वो नया फंक्शन का कोड तो चेंज कर रहे हैं हम, बट क्योंकि वो रिएक्टिव है तो वो खुद अपना हिसाब देख रहा है कि मुझे किस किस चीज पे रिएक्ट करना है। हमें किसी और को जाके डिस्टर्ब नहीं करना पड़ रहा। इट विल ऑल मेक सेंस ना, बट जब आगे करेंगे तब वो अच्छे से डिटेल में थोड़ा सा और समझ आएगा। रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव थोड़ा सा समझ आ गई होगी बात। रिएक्टिव में हम कमांड्स नहीं दे रहे हैं, हम बस अपना छोटा सा काम करके क्लिक पे यूआरएल चेंज कर दिया। अब जिस जिसको इस बात पे रिएक्ट करना होगा वो रिएक्ट कर जाएगा। हो सकता है हमारे कंपोनेंट में
ये यूआरएल, ये जो 3 है, ये 3 मल्टीपल कंपोनेंट्स में ये डेटा पहुंचा हुआ हो, और किसी में प्रॉप कोई यूज पैरम से निकाल रहा हो। किसी कंपोनेंट में हो सकता है कि पेरेंट ने यूज पैरम से निकाल के प्रॉप में दे दिया हो, किसी ने हो सकता है कि ये डेटा कंटेक्स्ट में रख दिया, कंटेक्स्ट में से किसी ने ये डेटा निकाल रखा हो। इसने तो डेटा चेंज कर दिया। अब जिस जिस तक ये डेटा पहुंच रहा था, उस वो कंपोनेंट ने अगर यूज इफेक्ट लगा रखा था, यूज कॉल बैक, यूज मेमो, तो अब वो सारे कॉल बैक वाले कोड चल जाएंगे, मेमो वाले कोड चल जाएंगे, फंक्शंस चल जाएंगे। और मतलब कॉल बैक वाले तो चलते नहीं है, बट नया फंक्शन रिटर्न होना शुरू हो जाएगा, इफेक्ट वाले कोड चल जाएंगे। तो सब रिएक्ट कर जाएंगे। सब बैठे हुए थे कि जब आईडी चेंज होगी तब हमें, प्रोडक्ट आईडी चेंज होगी तब हम कुछ करेंगे, वरना तो प्रोडक्ट तो लोड हो चुका। तो जितने भी इफेक्ट हो सकता है, एक कंपोनेंट में ही आईडी के बेस्ड, आईडी के ऊपर बेस्ड दो दो यूज इफेक्ट लगे हुए हों, दो यूज इफेक्ट, दोनों की डिपेंडेंसी आईडी है, प्रोडक्ट आईडी, वो दोनों ट्रिगर हो जाएंगे। हो सकता है अलग अलग कंपोनेंट में यूज इफेक्ट लगे हुए हों या यूज मेमो लगे हों, वो ट्रिगर हो जाएंगे। ये रिएक्टिव अप्रोच हुई। तो ये रिएक्टिव, अपने कोड में इस बात को ध्यान से देखना, सोचना कि हम रिएक्टिव अप्रोच पे जाएं। तो रिएक्टिव अप्रोच का मतलब ये है, हम, समझना, जब जब इनपुट में कुछ भी चेंज करे यूजर, तो हम सर्च करना चाहते हैं। तो नॉर्मल टेंडेंसी हमारी क्या होती है कि अच्छा, इवेंट डॉट डेटा डॉट वैल्यू, मेरे पास नया डेटा आ गया, मुझको पता चल गया यूजर क्या सर्च करना चाह रहा है, अब मैं यहाँ से सर्च का फंक्शन एपीआई कॉल कर दूं विद दिस इवेंट डॉट डेटा डॉट वैल्यू। नहीं, हमने क्या किया, चेंज है तो चेंज को मैंने बस स्टेट में सेट कर दिया, खत्म। क्वेरी चेंज करिए, बस इनपुट के चेंज पे बस क्वेरी चेंज कर रहा हूँ। अगर किसी को क्वेरी चेंज पे एपीआई कॉल करनी है, तो वो हमने अलग से यूज इफेक्ट लिखा हुआ है, वो ट्रिगर हो जाएगा। दिस इज रिएक्टिव अप्रोच। ऐसा ना हो नाम तो रिएक्ट और कर नहीं रहे हो तुम। रियल लाइफ में आपको रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, यू शुड एक्ट नॉट रिएक्ट। बट यहाँ पे यू हैव टू रिएक्ट। यहाँ पे रिएक्ट बेटर है कि जब भी कुछ चेंज हुआ, मैंने यहाँ पे लिख दिया क्वेरी। ठीक। और अब बस ट्रिगर हो जाएगा जो होना होगा। अब ये इसलिए है कि हो सकता है कि इस क्वेरी के चेंज पे तो बहुत दुनिया बदल रही हो, कई बार एक डेटा के चेंज पे बहुत सारे लोग रिएक्ट करेंगे। एक तो यहाँ पे एपीआई कॉल, हो सकता है ये क्वेरी मैंने किसी को मान लो प्रॉप में दे रखा था, किसी कंपोनेंट को, लेट से मान लो लॉगिन को दे रखा था, किसी और नाम से, हो सकता है किसी और नाम से प्रॉप दे रखी हो, एक्स वाई जेड, या हो सकता है क्वेरी नाम से ही दे रखा हो। ये डेटा किसी नए नाम से या सेम नाम से, जैसे भी है, किसी कंपोनेंट में जा रखा है। अब क्योंकि ये डेटा चेंज हुआ, तो उसे भी रिएक्ट करना है, कुछ काम उसे भी करना है। तो बस हैंडल सर्च ने डेटा चेंज कर दिया, उस डेटा पे जिस जिसको जो जो करना है, उस डेटा पे ऐप कंपोनेंट को एक काम करना है, वो अपना कर लेगा। लॉगिन कंपोनेंट को कोई दूसरा काम करना है, वो भी अपना काम कर लेगा, सब रिएक्ट कर जाएंगे। दिस इज द रिएक्ट की अप्रोच। आपको शायद उतना वो ना लग रहा हो कि हाँ, तो इसमें क्या बात हुई, ऐसी तो होती है कोडिंग। पहले लोग ऐसे नहीं करते थे। रिएक्ट से पहले, इन अप्रोचेस से पहले लोग क्या करते थे, हैंडल सर्च, यहाँ पे लिखते कोड ऐसे, कॉन्स्ट क्वेरी, या फिर न्यू क्वेरी कह लो, न्यू क्वेरी इक्वल टू इवेंट डॉट टारगेट डॉट डेटा, सॉरी। और अब यहाँ बैठ के सोचते हैं, अब बताओ भाई, डेटा नई क्वेरी आ गई, क्या क्या करना है। अब जितनी भी चीजें करनी है सब यहीं से कॉल होती, कि लॉगिन लॉगिन का ये फंक्शन कॉल करो, एपीआई कॉल का ये फंक्शन कॉल करो, फलाने का ढिंग का फंक्शन कॉल करो। सारा कोड यहीं लिखा जाता। भले ही चाहिए आप कोड को अलग अलग फंक्शन में स्प्लिट कर लेते, बट वो फंक्शन कॉल यहीं से करे जाते, ट्रिगर यहीं से होते। अब ऐसे नहीं है। अब तो हम सिंपली डेटा चेंज करके छोड़ देते हैं, हमें भरोसा है डेटा चेंज होगा, तो जिस जिसको इस डेटा से कोई मतलब है, वो अपना काम अपने आप कर लेगा। तो यहाँ पे मैं कोड लिखूंगा, कंसोल डॉट लॉग, कॉलिंग एपीआई हेयर, यहाँ कॉल करोगे आप। और यहाँ पे भी, तो इससे क्या हो रहा है, हर फंक्शन की ना जिम्मेदारी घटती जा रही है, हर कोई अपना अपना काम कर रहा है। वो अपना काम करके डेटा को पब्लिश कर देता है, चेंज को, कि हाँ जी ये हो गया,
जिसको उस पर रिएक्ट करना होता है वो रिएक्ट कर देता है। ये फंक्शन क्या करेगा, अभी तो हमने लिखा है कॉलिंग एपीआई हेयर, एक्चुअली में ये एपीआई कॉल करेगा और ये क्वेरी भेज के डेटा मंगाएगा कि इस सर्च को मैच करने वाले मुझको वो दे दो। ये हमने करा भी है उसमें, प्रोडक्ट्स दे दो जो इस सर्च को मैच करते हैं। नहीं, हमने एपीआई कॉल नहीं करी, वहाँ पे फ्रंट एंड पे फिल्टरिंग करी। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फिल्टरिंग करके जो डेटा, जब एपीआई कॉल करूँगा डेटा आ जाएगा तो उस डेटा को भी पब्लिश कर दूंगा मैंने यहाँ पे कोई यूजर स्टेट बना रखा होगा, डेटा चेंज कर दूंगा। अब एपीआई कॉल करने के बाद क्या क्या करना है वो इस यूज इफेक्ट में नहीं लिखा होगा। अगेन, इस यूज इफेक्ट का काम है जब जब क्वेरी चेंज हो तो ये क्वेरी सर्वर पे भेज के इस क्वेरी के मैचिंग रिजल्ट मंगा ले, और मंगा के यूज स्टेट में या कंटेक्स्ट में जहां भी डेटा हम सेव कर रहे हैं वहां डेटा पब्लिश कर दे। डेटा पब्लिश हो गया, अब बाकी जिसे जिसे उस डेटा से पे डेटा, नया डेटा आने पे कुछ करना है वो अपने आप करेगा। मान लो नया डेटा आने पे मुझे यहाँ नया डेटा दिखाना है पेज में, तो मैं इनपुट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी नहीं करूंगा, मैं तो डेटा पब्लिश कर दूंगा। डेटा पब्लिश होती कॉम्पोनेंट रिफ्रेश होगा, जिस जिस कंपोनेंट को रिफ्रेश होने नया डेटा दिख जाएगा। या हो सकता है जब प्रोडक्ट का डेटा आ जाए तो हम प्रोडक्ट के डेटा के बाद एक और एपीआई कॉल करें उस प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट मंगाने के, तो फिर एक एपीआई के रिजल्ट के पब्लिश होने की वजह से दूसरी एपीआई ट्रिगर हो जाएगी। तो इन रिएक्ट वाली अप्रोच थोड़ी समझना और इसी तरीके से सोचना शुरू करना। थोड़ा भटक गए हम प्रोडक्ट बात से, वैसे मैं पढ़ा रहा था तुमको इनपुट। तो अब जरा देखते हैं, इधर आ रहा है कुछ एरर। यूज इफेक्ट, यूज स्टेट सब इम्पोर्टेड है, इनपुट भी इम्पोर्टेड है। फिर कहाँ है एरर आ रहा है जरा देखें। इनपुट डॉट जेएसएक्स में आ रहा है, नेम हम निकाल रहे हैं, नेम इधर से हमने पास नहीं करा है, नेम को भी देखेंगे। अनडिफाइंड आ जाना चाहिए था, इसकी वजह से एरर नहीं आना चाहिए था। क्या देखते हैं फिर से। फंक्शन इनपुट, चेंज नहीं करना। लिख तो सब कुछ ठीक ही रहा है। हाँ, चेंज हैंडल सर्च। हमारे यहाँ किसी कोड में कहा, या तो ये कहीं गलत जगह दिखा रहा है। एक बार में देखो, आईडी है हमारे पास, लेबल है, नेम है, क्लास नेम, बॉर्डर क्लास, रेस्ट भी है, टच्ड एंड एरर नहीं है ना। ले आता हूँ इस पे क्या कहा है।
ये मेरी सर्च बार है, इसको मैंने क्लास में क्लास में width 36 is 144 पिक्सल। क्या कहानी चल रही है? तो ये इनपुट पे एक्चुअली जो स्पेस छोड़ रखा है वो मैंने बॉर्डर क्लास के बाद छोड़ रखा है, पहले नहीं दो क्लासेस आपस में चिपक जा रही थी। ये रहा मेरा सर्च बार। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे हम। ये बड़ा ना गड़बड़ सा तरीका है एनोटेट क्लास जैसे ज्वाइन करने में। दिक्कत क्या है, ये स्पेसेस का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। पहले क्या हो रहा था, क्लास नेम पहले आ रहा था, बॉर्डर क्लास बाद में आ रहा था। तो क्लास नेम में मैंने दिया W36, और वो W36 इस बॉर्डर के साथ चिपक जा रहा था क्योंकि बॉर्डर क्लास बाद में थी। तो क्लास जो लग रही थी वो ऐसे थी कुछ, W-36, और ये बॉर्डर उससे चिपक के आ रहा था। तो ये इतनी लंबी सी क्लास बन गई थी, और ऐसी कोई क्लास टेलविंड में होती नहीं। तो ना तो बॉर्डर ग्रे काम कर रहा था, ना W-36। इनके बीच में स्पेस चाहिए। तो या तो मैं यहाँ स्पेस दे दूँ, या फिर स्पेस मैंने बाद में दे ही रखा था, तो मैंने बॉर्डर क्लास पहले लिख दिया, क्लास नेम बाद में। तो जो बाहर की क्लास है वो आगे जुड़ रही है, यहाँ पे स्पेस है ही। तो ये स्पेसेस का ध्यान ना रखना पड़े, इसके लिए वी विल यूज अ लाइब्रेरी आगे। बट ये मेरा इनपुट बन गया। अब इस इनपुट में मैं लिखूंगा कुछ भी। मान लो मैं सर्च करना चाह रहा हूँ सैमसंग, तो मैंने सैमसंग लिखा और कुछ हुआ नहीं। आज दिन ही खराब है। क्यों नहीं हुआ? ऑन चेंज हैंडल सर्च। अरे इसको वैल्यू तो दी ही नहीं, वैल्यू में क्वेरी। सो रिलोड सैमसंग। इवेंट यार आज पता नहीं क्या हो रहा है। यहाँ डेटा डॉट वैल्यू लिखा हुआ था आज। सब सो कॉलिंग एपीआई हेयर सैमसंग। तो हमारा इनपुट काम कर रहा है, बट ये इनपुट ना फॉर्मिक इनपुट नहीं है, ये नॉर्मल इनपुट है। तो थोड़ा समझना अब जरा इस बात को, इस बात की गहराई को, कि कई जगह हमको ऐसा इनपुट चाहिए होगा कि मुझे ना इस पे कोई फॉर्मिक वॉर्मिक की कोई कहानी नहीं लगानी। मुझको तो बस अपना चेंज पे अपना ही मेथड कॉल करना है, और उसको अपने आप ही वैल्यू मैनेज करके देखनी है। ना इस पे कोई वैलिडेशन लगना है, ना कोई एरर की कहानी होनी है, ना कुछ होना है। तो ऑन ब्लर भी नहीं लगाया। आप इसमें कुछ ही लिखो, बाहर क्लिक करो, वैलिडेशन वगैरह का कोई झंझट ही नहीं करना मुझे इसमें। तो जब झंझट ही नहीं करना, तो हमको आइडियली तो यहाँ पे से टच्ड और एरर हटा ही देना चाहिए। तो तुम कंफ्यूज ना हो, मैं हटा ही देता हूँ चलो। जो वैलिडेशन में कोई झंझट है ही नहीं। तो मैंने वो जो डिव हम लगा देते थे, वो डिव ही उड़ा दिया है। तो दो हैं, एक हमारी नॉर्मल इनपुट है जिसका काम मेन बस सीएसएस वाला है। आ, यहाँ पे ये सीएसएस थोड़ी सी
अपना लगा दें, ताकि मुझको ये नॉर्मल वाला इनपुट यूज करूंगा तो इतनी सारी क्लासेस क्लासेस खुद लगानी पड़ेंगी डिजाइन, तो डिजाइन ना करना पड़े हमें। बाकी कोई खास वैल्यू नहीं दे रहा ये वाला इनपुट, बाकी तो आपने इसको बाहर से ऑन चेंज और वो सब चीजें दी। फॉर्मिक इनपुट, फॉर्मिक में से डेटा उठा रहा है। अब अगर यहाँ मैं फॉर्मिक इनपुट यूज करने लग जाऊं, ठीक है, तो देखो एरर आएगा, क्योंकि फॉर्मिक इनपुट, अभी तो खैर दूसरा एरर आया, बट मैं इसको इंपोर्ट नहीं किया वो एरर आया, बट फिर भी एरर आएगा। सो द प्रॉब्लम इज, वो कह रहा है कि जो तुम ये गेट फील्ड कॉल कर रहे हो, जो कि फिर फर्दर गेट फील्ड प्रॉप कॉल करता है, ये सिर्फ फॉर्मिक इनपुट, फॉर्मिक टैग के अंदर ही होना चाहिए। और मैंने जो ये यूज कर दिया है फॉर्मिक इनपुट, मैंने जो ये फॉर्मिक इनपुट यूज कर दिया है, ये डायरेक्टली कहीं, ये किसी फॉर्मिक टैग के अंदर नहीं है, तो कंटेक्स्ट के अंदर है, नहीं तो डेटा पिक नहीं कर पा रहा। तो इसी वजह से मैंने दो इनपुट्स बनाए अलग अलग, एक थोड़ा सिंप्लीफाइड, जो कि कोई डेटा वेटा नहीं मंगाता, बस ये वाला कंपोनेंट क्या वैल्यू ऐड कर रहा है अगेन, सारा का सारा डेटा HTML वाले इनपुट को दे दे रहा है। बस इसका काम ये है कि एक तो ये स्क्रीन रीडर के हिसाब से एक लेबल ऐड कर दे रहा है। अगर आपको इनपुट नहीं भी, इनपुट के साथ लेबल नहीं भी दिखाना, लेबल हमेशा होना चाहिए। हम तो प्लेस होल्डर से काम चला ले रहे हैं, लेकिन एक्सेसिबिलिटी के लिए जो लोग स्क्रीन रीडर यूज करते हैं, लेबल हमेशा हो। तो आप अगर HTML वाला इनपुट यूज करते हो तो आपको लेबल खुद ऐड करना पड़ता है। हमारे वाला इनपुट यूज करोगे तो एक तो स्क्रीन रीडर ओनली लेबल आपको लगा लगाया मिलेगा, कुछ CSS क्लासेस लगी लगाई मिलेंगी, बस इतना ही वैल्यू क्रिएट कर रहा है ये। लेकिन अब इससे प्रॉब्लम तो हमारी सॉल्व हो गई। अब हमारे पास दो इनपुट है, एक फॉर्मेट इनपुट, एक नॉर्मल इनपुट, बट एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अभी क्या होता है, अगर मैं, एक तो वापस से इनपुट पे जाएं हम, फॉर्मेट इनपुट की जगह, अब हम कहीं पे यूज करेंगे इनपुट, कहीं करेंगे फॉर्मेट इनपुट, जहां हमको फॉर्म दिखाना होगा यहाँ पे फॉर्मेट इनपुट, यहाँ पे फॉर्मेट इनपुट, और यहाँ पे इनपुट। लेकिन उनका डिजाइन तो सेम ही रखेंगे ना हम। अब यहाँ पे क्लिक किया तो ये लाइन ब्लू हो गई, इस पे भी क्लिक किया तो फोकस पे लाइन ब्लू हो गई। अब मान लो मुझको ये लाइन ना ब्लू की जगह इसकी थोड़ी सी विड्थ बढ़ानी है, मान लो यार ये ना ब्लू लाइन दिखती नहीं है, तो इसको हम रिंग को जो है थोड़ा सा बड़ा कर दें। हमने इसके लिए इसको कर दिया रिंग 4। तो ये देखो यहाँ पे तो पहले बिना उसके, बिना फोकस के रिंग कैसा दिख रहा है, फोकस बॉर्डर ग्रे 300, बॉर्डर इंडिगो 500, तो बॉर्डर हो गया। और एक मिनट, मुझको ये ब्लैक, बॉर्डर ग्रे 300 क्यों दिखना बंद हो गया, क्या चल रहा है। हाँ ना,
अब दिख गया है क्या दिमाग, पता नहीं, मुझे भी नहीं पता चल रहा है क्या हो रहा है। अभी एक ग्रेट बॉर्डर दिख नहीं रहा था, मैंने इसका ना बॉर्डर की विड्थ बढ़ा दी है, लेकिन इधर नहीं बढ़ी। अब एक जगह डिजाइन चेंज होगी, एक जगह डिजाइन चेंज नहीं हुआ, इधर अभी भी पतला सा बॉर्डर आ रहा है। हमको मान लो डिजाइनर ने बोला कि यार ये ना इनपुट का विड्थ बढ़ाओ। अब मुझको ये विड्थ जो है, मैंने बॉर्डर से बॉर्डर 4 कर दी विड्थ, ये मुझको दो जगह जाके करनी पड़ेगी अब। ये है प्रॉब्लम, मुझको डिजाइन चेंज करना है तो मुझको यहाँ पे आके भी बॉर्डर को बॉर्डर -4 करना पड़ेगा। अब चेंज हो गई, इधर भी रिलोड किया तो यहाँ पे भी चेंज हो गई, यहाँ भी चेंज हो गई, दोनों जगह चेंज हो गई अब। और दो दो जगह डिजाइन चेंज करना पड़ रहा है, तो बड़ा पंगा है। इससे बचने के लिए क्या करें? इससे बचने के लिए ये करेंगे हम कि हमारा जो फॉर्मिक इनपुट है वो हमारे नॉर्मल वाले इनपुट को यूज करे ना, क्योंकि डिजाइन एक ही जगह रखें। भाई नॉर्मल इनपुट और फॉर्मिक इनपुट में क्या फर्क है? फॉर्मिक इनपुट अपना डेटा खुद निकालता है यूज फील्ड के हेल्प से, और नॉर्मल इनपुट जो है वो सारा डेटा प्रॉप में लेता है। वो कहते हैं मैं फालतू दिमाग नहीं लगाऊंगा, मैं तो मुझको जो देना है प्रॉप में दो। तो नॉर्मल इनपुट तो सारा डेटा प्रॉप में ले, फॉर्मिक इनपुट क्या करे, डेटा निकाल के और उस डेटा को नॉर्मल इनपुट को ही दे दे। बात समझ आई? तो देखते हैं जरा, ये उड़ा रहा हूँ मैं पूरा। और आ, इसीलिए मैं कह रहा था कि हम टच्ड और एरर वहां पे रख लेते हैं इस वाले इनपुट में, क्योंकि हो सकता है हम वैलिडेशन ऑटोमेटिक ना हो रहा हो लेकिन बाहर से वैलिडेशन हो रहा हो इनपुट में। तो ये देखो, पहले तो मैं यहाँ आके टच्ड और एरर मैंने यहाँ रख लिया। ये टच्ड और एरर बाहर से मैं पैरामीटर में पास कर रहा हूँ। और अब फॉर्मिक इनपुट में ये सारा मैंने उड़ा दिया। फॉर्मिक इनपुट इज सिंपली यूजिंग आर नॉर्मल इनपुट। ठीक, बस ये क्या कर दे रहा है, ऑन चेंज, बल्कि ऑन चेंज में ऑन चेंज की भी जरूरत नहीं, और थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। डेटा में से हम वैल्यू ऑन ब्लर ऑन चेंज निकाल रहे हैं, और मेटा में से हम मेटा में कुछ और भी होता था क्या? एक मिनट देना मुझको जरा। मेटा में एरर टच्ड, हाँ चलो तो तुम्हारे लिए सिंपल ही रखते हैं इसको। देखो ये जो ऑन वैल्यू, ऑन ब्लर ऑन चेंज, एरर टच्ड, ये जो डेटा है, ये डेटा बस हम इस इनपुट को पास कर दें। वैल्यू में मैंने वैल्यू दे दी, ऑन ब्लर में मैंने ऑन ब्लर दे दिया, ऑन चेंज में मैंने, देखो अगेन दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स पढ़ाई नहीं जाती, लेकिन इंडस्ट्री में करी ऐसे ही जाते हैं बैंकिंग कंपनीज में। तो लेकिन मैं यहाँ तुमको पढ़ा रहा हूँ ताकि तुम इंटरव्यूज निकालो, तो जाके कोई ढंग का सा काम करो, तो समझने की कोशिश करना। अब क्या हो गया है, एक फॉर्मेट इनपुट है जो कि इनपुट को ही यूज करके, जो हमने इनपुट बनाया उसी को वैल्यू ऑन चेंज ऑन ब्लर एरर टच्ड पास कर देता है, और बाकी नेम, लेबल, आईडी, क्लास नेम, सारी की सारी प्रॉप्स, लेकिन नेम को छोड़ के सारी की सारी रेस्ट में भी इनपुट को ही पास कर देता है। और नेम को भी नेम में पास कर देता है। नेम क्यों निकाला हमने अलग से? क्योंकि नेम मुझको यहाँ यूज फील्ड में ज़रूरत पड़ रही है। बाकी जो भी आप फॉर्मिक इनपुट को दोगे, सारी के सारी इनपुट्स आगे इनपुट को पास हो जाएंगी।
बल्कि फॉर्मिक, जो जो आप फॉर्मिक इनपुट को प्रॉप में दोगे वो तो इनपुट तक पहुंच ही जाएगी, नेम भी पहुंच गया, बाकी भी पहुंच गई, साथ में ये एक्स्ट्रा और पहुंच जाएंगी 5। फॉर्मिक इनपुट यही तो कर रहा था कि फॉर्मिक इनपुट को ये पांचों देने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद से निकाल लेता है। तो फॉर्म के अंदर फॉर्मिक इनपुट को यूज करना आसान है, वो डेटा कम मांगता है। आप नॉर्मल इनपुट यूज करोगे तो उसको ऑन चेंज भी देना पड़ेगा, ऑन ब्लर भी देना पड़ेगा, एरर भी देना पड़ेगा, टच भी देना पड़ेगा, वैल्यू भी देना पड़ेगा। नॉर्मल इनपुट सारा डेटा जो हमारा, हमने दो कंपोनेंट बनाए हैं, एक इनपुट और एक फॉर्मिक इनपुट। इस वाले इनपुट को देखो इतना कुछ देना पड़ रहा है, ये पांचों चीजें देनी पड़ रही हैं। फॉर्मिक इनपुट को नहीं देनी पड़ती, फॉर्मिक इनपुट खुद से निकाल लेता है। लेकिन मैंने फॉर्मिक इनपुट के अंदर भी अब इनपुट यूज कर लिया, तो मेरा डिजाइन एक ही जगह से कंट्रोल होगा। ठीक है, समझना जरा, मेरा डिजाइन जो है बस यहीं से चेंज होगा। तो जरा देखते हैं, लेट्स रिलोड इट। फिर कोई गलती, नोट अ गुड डे, अब क्या किया, क्लास कंस्ट्रक्ट कहाँ से आ गया। मैंने देखने देना, फॉर्मिक इनपुट में, अच्छा ये इनपुट ही गलत जगह से इंपोर्ट हो गया, ऑटो इंपोर्ट डॉट स्लैश इनपुट। मैंने इनपुट कंपोनेंट बना रखे, वो इंपोर्ट कर लिया। अब ये देखो सब कुछ पहले जैसे ही चल रहा है। तो ये तो बहुत पहले चल गया था, बस इसको थोड़ा बेटर तरीके से, अब अगर मुझको अपने डिजाइन में चेंज करना है तो एक सेंट्रल जगह से चेंज हो जाएगा। मैं बॉर्डर को बॉर्डर 4 कर दूंगा, ये इनपुट भी चेंज हो गए, फॉर्मेट इनपुट भी चेंज हो गए, बिकॉज डिजाइन तो इनपुट ही बता रहा है। फॉर्मिक इनपुट तो उसी डिजाइन को लेके उसमें बस काम इतना कर रहा है कि यार ये इनपुट फालतू डेटा मांगता है तो वो ना देना पड़े। अब समझना, यहाँ मुझे सर्च बार बनानी है। अब सर्च बार के लिए मैं पहले फॉर्मिक इनपुट, फॉर्मिक टैग लगाऊं, फॉर्मिक टैग के अंदर फॉर्म टैग लगाऊं, फॉर्म टैग को, और फिर फॉर्मिक को इनिशियल वैल्यू दूं, और वो सारा झंझट करने से अच्छा मैंने नॉर्मल इनपुट यूज कर लिया। एक इनपुट तो यूज करना है, राइट। ना मुझको फॉर्म टैग यूज करना पड़ा, ना फॉर्मिक टैग यूज करना पड़ा, बस मैंने यूज वैल्यू करा। क्योंकि देखो फंक्शन तो फिर भी बनाना पड़ता, फॉर्मिक यूज करो चाहे कुछ भी यूज करो, ये हैंडल सर्च करके जो ये ऐसा जो फंक्शन है, ऐसा फंक्शन तो हमको फिर भी बनाना पड़ेगा, जो कि सेट क्वेरी करेगा, या मतलब ये तो फंक्शन तो हमको फिर भी बनाना, फंक्शन हमने बना लिया। ये फंक्शन हम वैसे फॉर्मिक टैग को देते हैं, फॉर्मिक टैग को ना देके हमने कहा यहाँ फॉर्मिक टैग की जरूरत ही है, एक ही तो इनपुट है, तो मैंने ये सीधा ऑन चेंज में डाल दिया। वरना तो मैं इसको फॉर्मिक के ऑन सबमिट में डालता, जैसे यहाँ की है मैंने लॉगिन में। लॉगिन में मैंने फॉर्मिक वाली अप्रोच ली, क्यों लॉगिन में मैंने फॉर्मिक क्यों लिया, तो यहाँ पे देखो वो फंक्शन जो मैं अब वहाँ ऑन चेंज में दे रहा हूँ, यहाँ ऑन सबमिट में दे रहा हूँ। लेकिन यहाँ मैंने इसलिए ये फॉर्मिक वाली अप्रोच ली कि एक तो दो दो इनपुट हैं, और वैलिडेशन भी करना है, सब करना है, तो फॉर्मिक तो दोनों। और फॉर्मिक वाली अप्रोच लोगे तो फॉर्मिक इनपुट यूज कर लोगे, नॉर्मल वाली अप्रोच लोगे तो नॉर्मल इनपुट यूज कर लोगे। लेकिन फॉर्मिक इनपुट और नॉर्मल इनपुट आपस में कनेक्टेड है, फॉर्मिक इनपुट एक्चुअली में नॉर्मल इनपुट ही यूज करता है, बस वो डेटा निकाल के और नॉर्मल इनपुट को पास कर देता है। यहाँ तक की बात आई होप समझ आ गई होगी। लेकिन अब इसमें भी एक प्रॉब्लम है, तुम कहोगे कोडिंग में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, कुछ नॉर्मल भी है। अभी तो ये हमारा इनपुट है, व्हाट इफ हमारे पास इनपुट के दो डिजाइन होते, या चार डिजाइन होते। एक ही इनपुट है, मैं इसी को कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ। मैंने बनाया एक तो इनपुट है, और लेट्स कॉल द अदर वन फैंसी इनपुट। जो फैंसी इनपुट है, देखो इनपुट का क्या काम है अगेन, इनपुट कुछ नहीं कर रहा खास, एरर का डिजाइन कैसा होगा, इनपुट का डिजाइन कैसा होगा, और एक ही लेबल ऐड कर रहा है, डिजाइनिंग वाला काम ही कर रहा है, कोई कोड तो लिखा ही नहीं हुआ इनपुट में।
देयर इज नो कोड हेयर एज सच की कोई बहुत स्टाइलिश कोड है। वो कोड में थोड़ा सा यहाँ पे वापस ऐड कर देता हूँ। इफ टच्ड एंड एरर, तो फोल्डर क्लास इक्वल टू एंड 500, लेकिन फोकस पे यहाँ भी बॉर्डर इंडिया 500 ही, या फिर चलो रहने देते हैं बॉर्डर लाइक 500। ठीक है, तो बॉर्डर क्लास इक्वल टू बॉर्डर रेड, इनपुट में चेंज कर रहा हूँ ना मैं, एक टच एंड एरर। अच्छा बताइए, बॉर्डर क्लास बॉर्डर रेड 500, टच एरर। सर वो एक बार 9-6 में एंड एंड आना चाहिए ना। टच टू, अरे भगवान, आज मुझको क्लास नहीं लेनी चाहिए, मेरा ना दिमाग में थोड़ा सा सेंटर से हिला हुआ है थोड़ा सा। तो चल रही हैं चीजें, चलो। अब तो ये क्या कर रहा है, हमारा जो इनपुट है, इनपुट कंपोनेंट, वो तो बस उसमें डिजाइनिंग है, खास कुछ नहीं है कि भाई अगर एरर होगा तो कैसा दिखेगा कंपोनेंट, और नॉर्मली कैसे दिखेगा हमारा इनपुट कंपोनेंट। बट उसमें ना कहीं भी कोई लॉजिक वॉजिक नहीं लिखा हुआ, डेटा कहीं से निकलेगा, बाहर से मिलेगा जो मिलेगा इसको, तो हम इसको डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, कहीं पे एरर एरर टच और एरर पास कर देंगे तो दिखाने लग जाएगा, इसको मतलब नहीं टच कहाँ से आ रहा है, एरर कहाँ से आ रहा है, फॉर्मिक से आ रहा है, कहीं और से आ रहा है, खुद कर रहे हो वैलिडेशन, क्या कर रहे हो। अब मैंने इसकी एक कॉपी बना ली फैंसी इनपुट के नाम से। फैंसी इनपुट क्यों बना रहा हूँ मैं, क्योंकि हमारे में दो डिजाइन के इनपुट है, एक नॉर्मल इनपुट और एक थोड़ा स्टाइलिश इनपुट। कहीं पे हम नॉर्मल इनपुट यूज करते हैं, कहीं पे स्टाइलिश इनपुट यूज करते हैं। ठीक है, और स्टाइलिश इनपुट में क्या है, कुछ भी मान लो एक अलग डिजाइन है, तो जैसे हम अभी कुछ भी रैंडम कर देते हैं कि बोर्ड, इसमें ना बॉर्डर टॉप 4
and border bottom 4 but normal border none। और ये जो फैंसी इनपुट है ये मैं यहाँ यूज करता हूँ। तो ये है हमारा फैंसी इनपुट। इसमें ये हमारा फैंसी इनपुट है। इसमें ना लेफ्ट बॉर्डर होता है ना राइट बॉर्डर होता है, ऊपर नीचे लाइन होती है और वो भी ग्रीन कलर की होती है। दिस इज द फैंसी इनपुट डिजाइन। लेट्स से सेंस नहीं बन रहा है इस डिजाइन का कोई, बट मैं बस तुमको ये बताना चाह रहा हूँ अगर दो डिजाइन के इनपुट हैं तो काम कैसे करोगे। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर आपने फॉर्मिक इनपुट कहीं भी यूज करी तो फॉर्मिक इनपुट तो यार यही वाला डिजाइन यूज कर रहा है। अब हमने इनपुट बनाया, फैंसी इनपुट बनाया, तो फॉर्मिक में भी दो बनाने पड़ेंगे, फॉर्मिक इनपुट, फॉर्मिक फैंसी इनपुट। डज दैट मेक सेंस। तो फॉर्मिक इनपुट तो नॉर्मल इनपुट यूज कर रहा है, अब इसकी भी कॉपी बनाओ, ये तो बड़ा झंझट है। ऐसे करना पड़ेगा, फॉर्मिक फैंसी इनपुट, फिर फॉर्मिक फैंसी इनपुट में और नॉर्मल। अगर चार डिजाइन के हैं तो चार डिजाइन के नॉर्मल इनपुट बनेंगे और फिर चार डिजाइन के उनके फॉर्मिक इनपुट। तो फैंसी वाला क्या करेगा, सॉरी ये तो फैंसी इनपुट की कॉपी बना दी मैंने। फॉर्मिक फैंसी इनपुट, और यहाँ पे फैंसी इनपुट इंपोर्ट करो। तो मैं लॉगिन में जा रहा हूँ। ईमेल एड्रेस के लिए हम फॉर्मिक इनपुट यूज करेंगे, पासवर्ड के लिए फॉर्मिक फैंसी इनपुट यूज करेंगे। ठीक है, तो कर लिया हमने दो डिजाइन। लेकिन अब अगर एक तीसरा डिजाइन भी है हमारी वेबसाइट में तो तीन डिजाइन है तो छह कंपोनेंट बनाने पड़ रहे हैं, तीन नॉर्मल तीन फॉर्मिक। ये झंझट से कैसे बचा जाए। इस तरह की चीजों के लिए एचओसी काम आता है। एचओसी क्या करता है, अगर आपको सेम बिहेवियर मल्टीपल कंपोनेंट्स में ऐड करना है तो एक एचओसी बना लो। एचओसी आपके देखो हम क्या कर रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं और उसमें फॉर्मिक का जादू करके फॉर्मिक इनपुट दे रहे हैं। फिर हम फैंसी इनपुट ले रहे हैं और उसमें फॉर्मिक का जादू करके फॉर्मिक फैंसी इनपुट दे रहे हैं। समझ रहे हो क्या क्या हो रहा है। इनपुट और फॉर्मिक इनपुट में क्या फर्क है, इनपुट बाहर से डेटा मांगता है, फॉर्मिक इनपुट अपना डेटा खुद निकाल लेता है। तो फॉर्मिक इनपुट को जब आपको एरर वगैरह इन सब चीजों की जरूरत हो और फॉर्मिक का डेटा निकालना हो तो फॉर्मिक इनपुट इज इजियर टू यूज, राइट। तो फॉर्मिक इनपुट क्या करता है, नॉर्मल इनपुट में फॉर्मिक का डेटा निकाल के पास कर देता है। और फॉर्मिक फैंसी इनपुट क्या करता है, सेम काम करता है वो भी, लेकिन बस एक दूसरे कंपोनेंट पे, वो वही काम फैंसी इनपुट पे करता है। इसी तरह की चीजों के लिए सॉल्यूशन है एचओसी। अगर आपको कोई काम बहुत सारे कंपोनेंट्स पे करना है तो एक एचओसी बना लो। यहाँ मैं क्या करूँगा, अब जरा देखते हैं एक एचओसी कैसे बनेगा। मैंने बनाया, लेट्स कॉल इट फॉर्मिक एचओसी डॉट जेएसएक्स। एच टी इसमें हम जेएसएक्स लिखेंगे तो इसलिए जेएसएक्स को यूज करना पड़ेगा एक्सटेंशन। अब यहाँ पे फंक्शन पहले तो क्या इंपोर्ट, मुझको क्लास आज मुझे पढ़ा के बंद ही करूंगा, थोड़ा सर सा घूम रहा है, मेरा लिटरली घूम रहा है। ये इतनी सारी गलतियां ऐसे ही नहीं हो रही।
रात थोड़ा लेट तक काम कर रहा था, 3 बजे तक। तो और एक HOC फंक्शन बनाया मैंने, एक्सपोर्ट रिपोर्ट फॉर्मिक। अब देखने में तो लग रहा होगा मैं कंपोनेंट ही बनाने जा रहा हूँ, मैं कंपोनेंट बनाने नहीं जा रहा, एक HOC बनाने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे कोई रिटर्न ऐसे नहीं लिखूंगा, रिटर्न और ये HTML लिख दूंगा कुछ भी। HTML लिख दिया तो ये नॉर्मल कंपोनेंट बन जाएगा। अब देखो मैं क्या करूँ, और ना ही ये प्रॉप लेगा कि मैं प्रॉप को डिस्ट्रक्चर कर लूँ। यहाँ हम क्या करेंगे, हम कंपोनेंट लेंगे, ठीक है। ये तो है जो कंपोनेंट में पैरामीटर में लूंगा, इनपुट कंपोनेंट बोलते हैं इसको, बोल देते हैं चलो इस पैरामीटर का नाम। तो पैरामीटर में क्या ले रहा हूँ मैं, एक कंपोनेंट की उम्मीद कर रहा हूँ, उस कंपोनेंट का नाम मैंने रख दिया इनपुट कंपोनेंट। और यहाँ देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से HOC है तो एक क्या रिटर्न करना पड़ेगा HOC के केस में, एक कंपोनेंट रिटर्न करना पड़ेगा। तो कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। कंपोनेंट कैसे बनता है, फंक्शन बनाया, आउटपुट कंपोनेंट। मैं एक नया कंपोनेंट यहाँ बना रहा हूँ, बना लिया मैंने। फॉर्मिक HOC तो HOC है, आउटपुट कंपोनेंट एक कंपोनेंट है। तो कंपोनेंट क्या करता है, कंपोनेंट HTML रिटर्न करता है। तो ये जो आउटपुट कंपोनेंट है, देखो इसमें मैं क्या कोड लिखने वाला हूँ, वो कोड लिखने वाला हूँ जो मैंने फॉर्मिक इनपुट में लिखा हुआ था, वैसा कोड। मैंने पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक उठाया। बात भावनाओं को समझना जरा यहाँ पे। तो तुम देखोगे तो बिल्कुल वही तो कोड है। आउटपुट कंपोनेंट क्या है, वो फॉर्मिक इनपुट वाला सारा कोड लिखा है मैंने यहाँ पे। फॉर्मिक इनपुट नाम था बस इसका, नेम लिया, रेस्ट ऑफ द प्रॉप्स ली, नेम को यूज फील्ड में देके फील्ड में से सब चीजें निकाल के इनपुट रिटर्न कर दिया। तो ये आउटपुट कंपोनेंट तो कंपोनेंट है, राइट। फॉर्मिक HOC के अंदर हमने एक कंपोनेंट बनाया और इस कंपोनेंट को हम यहाँ से फिर रिटर्न कर देंगे, आउटपुट कंपोनेंट हो गया, नेम कर देते हैं नाम। बस फर्क क्या है, यहाँ पे मैं इनपुट की जगह इनपुट कंपोनेंट, ये इनपुट कंपोनेंट से कंफ्यूज ना होना, ये है इनकमिंग कंपोनेंट और ये है आउटगोइंग कंपोनेंट। इनपुट वो जो हम, इनकमिंग मतलब जो HOC को दोगे, और आउटगोइंग मतलब जो बाहर जाएगा। तो क्या कर रहा है मेरा HOC, जो हर HOC करता है, एक इनकमिंग कंपोनेंट ले रहा है, बट दे कोई दो दे कुछ और ही रहा है, दे रहा है वो आउटगोइंग कंपोनेंट। और इनकमिंग आउटगोइंग कंपोनेंट में ये फर्क है कि आउटगोइंग कंपोनेंट अपने अंदर इनकमिंग कंपोनेंट को यूज कर रहा है। तो ये क्या कहानी हुई, समझते हैं। फॉर्मिक इनपुट क्या यूज करता है, इनपुट। फॉर्मिक फैंसी इनपुट क्या यूज करता है, फैंसी इनपुट। बाकी तो दोनों में कोई डिफरेंस है ही नहीं ना, दोनों में। फॉर्मिक इनपुट और फॉर्मिक फैंसी इनपुट दोनों कंपोनेंट्स में किस बात का डिफरेंस है, बस इस चीज का। एक यहाँ फैंसी, फॉर्मिक फैंसी इनपुट यहाँ फैंसी इनपुट लेता है, और फॉर्मिक इनपुट यहाँ इनपुट लेता है। तो हमने कहा अगर इतना ही है तो इतने के लिए इतना सारा कोड दोबारा क्यों लिख रहे हो, एक फंक्शन बनाओ, वो इनकमिंग कंपोनेंट दे और उसे यूज करे। अब अगर आप इनकमिंग कंपोनेंट इनपुट दोगे तो यहाँ इनपुट यूज हो जाएगा, इनकमिंग कंपोनेंट आप फैंसी कंपोनेंट फैंसी इनपुट दोगे तो यहाँ फैंसी इनपुट यूज हो जाएगा। कल को आपने एक नया इनपुट बनाया, सुपर फैंसी इनपुट, तो यहाँ पे आप पैरामीटर में फॉर्मिक HOC को सुपर फैंसी इनपुट दे देना, तो यहाँ से सुपर फैंसी कंपोनेंट यूज हो जाएगा, यहाँ पे सुपर फैंसी इनपुट कंपोनेंट। तो ये आउटगोइंग कंपोनेंट का कोड जो है वो बिल्कुल फॉर्मिक इनपुट के कोड जैसा ही है, बस यहाँ पे वो फिक्स ना यूज करके पैरामीटर में दिया हुआ कंपोनेंट, फॉर्मिक इनपुट हमेशा यहाँ इनपुट यूज करता था, और ये आउटगोइंग कंपोनेंट वो यूज करता है जो HOC को दिया गया। इतना सा डिफरेंस है। अब
तो इससे हाथ क्या लगा, अब देखते हैं। मैंने फॉर्मिक फैंसी इनपुट भी डिलीट कर दिया और फॉर्मिक इनपुट भी डिलीट कर दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इनपुट में गया और इनपुट में कॉन्स्ट, अब देखो हमारे पास इनपुट इनपुट दो होंगी, एक इनपुट एक फॉर्मिक इनपुट, और फैंसी इनपुट भी दो होंगी, एक फैंसी इनपुट एक फॉर्मिक फैंसी इनपुट। तो डिपेंडिंग ऑन आपको क्या लगता है कौन सी ज्यादा यूज होगी, कौन सी ज्यादा यूज होगी, उसके बेस पे आप देख सकते हो कि किसको डिफॉल्ट रखोगे और किसको वैसा। बट ये कुछ ऐसे हो रहा है, देखना जरा। फॉर्मिक इनपुट इज फॉर्मिक एच ओ सी, इसको मैंने इनपुट दे दिया। मैं नई फाइल भी नहीं बना रहा, जब जब भी मैं इनपुट बना रहा हूँ उसी फाइल से इनपुट भी एक्सपोर्ट कर रहा हूँ फॉर्मिक इनपुट पे। फॉर्मिक इनपुट कैसे बना, फॉर्मिक एच ओ सी को इनपुट दे दिया। और ऐसे ही जो मैंने यहाँ किया, तो एक बार जब आपने एच ओ सी बना लिया तो क्या होगा, जब भी आप कोई भी नया स्टाइल का इनपुट बनाओगे, अभी फैंसी इनपुट है, आपको बस इतना लिखना है, फॉर्मिक फैंसी इनपुट, एक लाइन लिखनी है बस। फॉर्मिक एचओसी को फैंसी इनपुट दोगे तो फॉर्मिक एचओसी इस इनपुट को लेके एक नया कंपोनेंट रिटर्न कर देगा, आउटगोइंग कंपोनेंट। ये क्या दे रहा है हमको, फॉर्मिक एचओसी इम्पोर्ट नहीं हुआ है तो ये हमको क्या दे रहा है, फॉर्मिक एचओसी आउटगोइंग कंपोनेंट बना के और उसको रिटर्न कर दे रहा है। ठीक है, तो कुछ लोग इसको ऐसे भी करते हैं, यहाँ ना लिख के रिटर्न स्टेटमेंट यहीं लिख देंगे, रिटर्न फंक्शन आउटगोइंग कंपोनेंट। कुछ लोग ऐसे भी करेंगे कि जब यहीं रिटर्न कर रहे हैं तो इस फंक्शन को नाम देने की जरूरत ही क्या है, सीधा फंक्शन बनाओ और रिटर्न कर दो, नाम ही मत दो कुछ। बट जब अभी के लिए ये सिंपल है आप लोगों के लिए, क्या हो गया ठीक है, अभी के लिए ये सिंपल है। आउटगोइंग कंपोनेंट पहले बनाओ फंक्शन, उस फंक्शन को बाद में रिटर्न कर दो। राइट, तो बात समझ आई कि एचओसी क्या कर रहा है। तो ये मैंने यहाँ पे, अब इसी फाइल से फैंसी इनपुट इज द डिफॉल्ट एक्सपोर्ट एंड फॉर्मिक फैंसी इनपुट इज द नेम्ड एक्सपोर्ट। अब आपको जो यूज करना है आप यूज करो। तो अगर मैं लॉगिन में ऐप कंपोनेंट में जाऊं, अगर मैं ऐप कंपोनेंट में तो यूज हो रहा करना चाह रहा हूं मैं फैंसी इनपुट, तो फैंसी इनपुट तो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है तो मैंने ऐसे यूज कर ली। लेकिन ऐप के अंदर, लॉगिन के अंदर सॉरी, ये फाइल है तो मैं डिलीट कर चुका हूँ। अगर मुझको इंपोर्ट फैंसी फॉर्मिक फैंसी इनपुट फ्रॉम, इनपुट जो है वो नेम्ड एक्सपोर्ट फॉर्मिक इनपुट देता है, वो मैंने यहाँ कर लिया, और फैंसी इनपुट नेम्ड एक्सपोर्ट फॉर्मिक फैंसी इनपुट देता है। ठीक है, अब देखते हैं, यूज फील्ड इज नॉट डिफाइंड। तो ये मैंने जो एच ओ सी बनाया है इसमें मैंने ये यूज फील्ड यूज तो कर लिया, बट इम्पोर्ट नहीं किया। अब देखो, यहाँ ये फॉर्मिक इनपुट, ये फॉर्मिक फैंसी इनपुट
और ये हमारा नॉर्मल फैंसी इनपुट विदाउट फॉर्मेट। हर कोई अपना काम ठीक कर रहा है। ठीक है। एचओसी बनाने का क्या फायदा हुआ? एक बार की मेहनत है, बार बार नहीं करनी पड़ रही। सेम कोड बार, बड़ा रिपीटेटिव सा कोड बार बार लिखना पड़ रहा था। तो कोई बड़ी 30 मार्क का चीज नहीं है। एक फंक्शन है, इनकमिंग कंपोनेंट ले रहा है, एक नया आउटगोइंग कंपोनेंट बना के उस कंपोनेंट को रिटर्न कर दे रहा है। अब ये जो आउटगोइंग कंपोनेंट है, आप इस कंपोनेंट को किसी भी नाम से अपने किसी वेरिएबल में सेव कर लो और ऐसे एक्सपोर्ट कर दो। मैंने ये कर लिया, फॉर्मिक एचओसी इनपुट। ठीक है। अब देखो, जो इस फाइल्स में से जो आपके कोड में ज्यादा यूज होगा उसको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट रखना चाहिए। अगर आपको लगता है फॉर्मिक इनपुट और इनपुट में नॉर्मली इनपुट ज्यादा यूज होगा, तो मैंने इनपुट को डिफॉल्ट रखा है। वरना तो मैं इनपुट को नेम्ड रखता और इसको फॉर्मिक इनपुट को वो रखता डिफॉल्ट। वो तो एक अलग कहानी है। ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे इस बात को कि को किसको कैसे रखना है। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आप ऐसे भी कर सकते हो। इसको तो आपने यहाँ पे कर दिया एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फॉर्मिक इनपुट। अब फॉर्मिक इनपुट तो हो गई डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, और यहाँ पे आपने इसको यहीं कहीं एक्सपोर्ट कर दिया। तो इनपुट है अब आपकी नेम्ड एक्सपोर्ट, और फॉर्मिक इनपुट है डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। लिखने को आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि इनपुट को फॉर्मिक एचओसी में डाल के आपको फॉर्मिक इनपुट मिल रहा है, वो आपके डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है। ये वेरिएबल बनाने की जरूरत ही नहीं है। इनपुट को सीधा एचओसी में डाल के एक्सपोर्ट कर दिया, और आपने नॉर्मल को नेम्ड एक्सपोर्ट कर दिया। तो जो डिफॉल्ट है वो फॉर्मिक के जादू के बाद वाला है, नेम्ड जो है वो फॉर्मिक के जादू से पहले वाला है। तो जैसी आपकी नीड है आप उस हिसाब से कर सकते हो, जो कंपोनेंट में सेंस बना रहा है। बट डिफॉल्ट एक्सपोर्ट शुड बी द कॉमनली यूज्ड वर्जन। एक फाइल में अगर 5 एक्सपोर्ट है तो उस वाले को डिफॉल्ट रखो जो सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है, जो नॉर्मली आप उम्मीद कर लो सबसे ज़्यादा डिफॉल्ट होगा। ठीक है। तो बस एचओसी का ये काम है। अब अगर मैंने कोई तीसरी इनपुट बनाई, तीसरे डिजाइन की इनपुट, तो ये कोड तो मुझे लिखना ही पड़ेगा दोबारा, क्योंकि ये तो डिजाइन का कोड है। अब डिजाइन ही चेंज हो रहा है तो हम करें भी क्या? अगर हल्का फुल्का ही डिजाइन चेंज है तो फिर भी हम कुछ मैनेज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ना, एक्चुअली में कोई बड़ा डिजाइन चेंज था नहीं, बस बस एक क्लास चेंज हो रही थी। तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि फैंसी इनपुट जो है वो इनपुट को यूज कर रही है, वो अलग बात है। हो सकता है मैं डिजाइन में डिफरेंस इतना कम है कि मैं यहाँ पे फैंसी इनपुट में भी इनपुट ही यूज कर लूँ और एक क्लास का नाम चेंज कर दूँ। बट आप अलग फाइल तो बनाओ, अलग कंपोनेंट तो बनाओगे ही ना। थोड़ा चेंज होगा तो दूसरे को यूज करके, वरना डायरेक्टली। अब आपको उनके लिए फॉर्मिक वाले अलग से नहीं बनाने पड़ेंगे, बस एचओसी यूज करो, एक्सपोर्ट करो, काम खत्म। आपको 4 डिजाइन के बनाने हैं, चारों डिजाइन को फॉर्मिक एचओसी से निकाल के 4 डिजाइन के फॉर्मिक वाले भी बन जाएंगे। तो एचओसी का यूज समझ आ गया होगा। ठीक है। हाँ, ये इतनी हेल्थ वेल्थ का कुछ नहीं है। वो नींद रुकी पड़ी है तो वो सो जाऊंगा आज मैं, कल वीकेंड है आराम से। हेल्थ तो बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये मैं चैट पे ध्यान नहीं देता यार, वरना तो तुमने पहले ही बता देते कि एंड लिखा हुआ है, एंड एंड की जगह। सो कुछ पूछना है किसी को इस टॉपिक में? एचओसी कहानी समझ आई नहीं आई, क्या स्टेटस है? तो देखो, हमने एक एचओसी बनाया था मेमो वाला। वो मेमो वाला मतलब बनाया नहीं था, यूज किया था। वो भी क्या था, अब आप वो कोड ना खुद से हर कंपोनेंट में ऐड करोगे। हमको वही सेम जादू हर कंपोनेंट में ऐड करना था। जैसे ये फॉर्मिक का जादू हमको फैंसी इनपुट में भी ऐड करना था, नॉर्मल इनपुट में भी ऐड करना था, कल को हो सकता है सुपर फैंसी इनपुट में भी ऐड करना हो। तो मैंने एचओसी बना लिया। बस एचओसी में डालो, नॉर्मल कंपोनेंट जाता है और फॉर्मिक के जादू के साथ बाहर आ जाता है। क्या हो रहा है? नॉर्मल कंपोनेंट गया, नॉर्मल कंपोनेंट की है डिमांड बहुत ज़्यादा। वो कहता है नॉर्मल इनपुट की, वो कहता है मुझे वैल्यू भी चाहिए, ऑन ब्लर भी चाहिए, ऑन चेंज भी चाहिए। हमारा जो आउट गोइंग कॉम्पोनेंट है, हमने यहाँ से इनकमिंग कॉम्पोनेंट को रिटर्न नहीं किया, आउट गोइंग को रिटर्न किया। आउट गोइंग कहता है ये सारा डेटा तो मैं खुद निकाल लूंगा,
मुझे तो आप नेम, आईडी, बाकी की चीजें दे दो। तो ये कम डिमांडिंग है। ज्यादा डिमांडिंग कंपोनेंट अंदर गया, कम डिमांडिंग कंपोनेंट बाहर आया। तो क्यों यूज करेंगे इस एचओसी को? क्योंकि सिंप्लीफाइड कंपोनेंट दे रहा है हमको, या कुछ एडिशनल पावर। जैसे मेमो वाला एचओसी क्यों यूज करेंगे? उसमें एक नॉर्मल कंपोनेंट आता है जो बात बात पे रेंडर होता है, और एक दूसरा कंपोनेंट निकलता है जो पुराने कंपोनेंट के बिल्कुल पुराने कंपोनेंट जैसा होता है दिखने में। डिस्प्ले होगा तो बिल्कुल सेम दिखेगा। मैंने अगर बटन को मेमो में डाला तो जो नया कंपोनेंट आया वो भी बटन की तरह ही दिखेगा, अगर आप उसको कहीं भी HTML में यूज करोगे, जैसे हमने कर ही रखा है। ये बटन मैंने मेमो में डाल रखा है। मैंने नॉर्मल बटन को तो बल्कि एक्सपोर्ट तक नहीं कर रखा, सिर्फ जादू के बाद वाला ही, क्योंकि मैं नॉर्मल वाला कहीं यूज ही नहीं करना चाहता, सिर्फ मेमो वाला यूज करना चाहता हूँ। तो नॉर्मल बटन गया और थोड़ा सा बेटर बटन बाहर आया। वो बटन जो कि बात बात पे रिफ्रेश नहीं होता, तभी रिफ्रेश होता है जब उसकी प्रॉप चेंज होती है। अब ये जो चेक करने का कोड है कि प्रॉप चेंज हुई या नहीं हुई, रिफ्रेश करें या ना करें, वो कोड यहाँ लिखा हुआ है इस एचओसी के अंदर। जैसे हमारे एचओसी के अंदर लिखा हुआ है कोड यूज डे फॉर्मिक से डेटा निकालने का, ऐसे ही मेमो एचओसी में लिखा हुआ है कोड चेक करने का। ठीक है। तो एचओसीज क्या करते हैं, जब भी हमें सेम जादू मल्टीपल कंपोनेंट में चाहिए तो हर कंपोनेंट में अलग अलग ना ऐड करना पड़े, एक फंक्शन बना लो जो इनकमिंग कंपोनेंट ले और उसमें वो जादू ऐड करके रिटर्न कर दे। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। कुछ पूछना है, कोई सवाल है तो बताओ इस टॉपिक पे। हाँ बेनब। सर मेरा कुछ नहीं। अभिनव, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, सर मुझको तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही सर थी। मैं सर मेमो एचओसी मेरा। अभिनव, पहले तो मेरी एंड पे गड़बड़ था, मैंने ईयरफोन नहीं लगा रखे थे, अब तुम्हारे एंड से ना आवाज कट के आ रही है, रिपीट करो एक बार। एक बार जरा चैट में लिख दोगे? एचओसी और नॉर्मल फंक्शन में क्या फर्क है, ये मैं बता चुका हूँ, फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ। एचओसी भी फंक्शन है, कंपोनेंट भी फंक्शन है, सब फंक्शन है। अब तुम पूछो अगर कि डॉक्टर और इंजीनियर में क्या फंक्शन है, दोनों ही इंसान है। या डॉक्टर और इंसान में क्या फंक्शन है, डॉक्टर भी इंसान है और इंसान भी इंसान है। इंसान मतलब कोई भी इंसान हो सकता है, हम नॉर्मल किसी को भी इंसान बोल सकते हैं। लेकिन डॉक्टर उसी को बोलेंगे जो थोड़ा स्पेशल इंसान है, जो कि ट्रीटमेंट करना जानता है, किसी को ठीक कर सकता है दवाई देके या सर्जरी करके या वॉट एवर, राइट। ऐसे ही हम एचओसी को भी फंक्शन बोल सकते हैं। सब फंक्शन तो सभी हैं, इंसान तो सभी हैं, डॉक्टर भी इंसान है, इंजीनियर भी इंसान है। ऐसे ही यहाँ पे फंक्शन है सब, एचओसी भी फंक्शन है, कंपोनेंट भी फंक्शन है, हुक्स भी फंक्शन है, सब फंक्शन है। बट कुछ फंक्शंस को हम एचओसी बोलते हैं, जैसे कुछ इंसानों को हम डॉक्टर बोलते हैं। ऐसे कुछ फंक्शंस को हम हुक बोलते हैं, जैसे कुछ इंसानों को हम इंजीनियर बोलते हैं। बात समझ आ रही है? तो किस इंसान को डॉक्टर बोलते हो? जो इलाज करता है। और किस फंक्शन को एचओसी बोलते हो? जो कंपोनेंट लेता हो और कंपोनेंट देता हो, एक कंपोनेंट लेके और उसको चेंज मॉडिफाई करके थोड़ा सा एक नया कंपोनेंट देता हो। और कंपोनेंट किसको बोलोगे? वो फंक्शन जो कि HTML रिटर्न करता हो। और हुक किसको बोलोगे? वो अभी हमें पढ़ना है। हुक यूज तो हमने कर लिया, बट हमको ये नहीं समझ आया कि इस फंक्शन में ऐसा क्या खास है कि इस फंक्शन को हुक बोला जा रहा है। ठीक है, तो अभी वो समझेंगे। तो कोई इंसान है, आप उसको बोल रहे हो ये बाहुबली है, तो क्यों बाहुबली है वो समझेंगे आगे। है तो इंसान ही। तो इसको HOC क्यों बोल रहे हैं वो कहानी अभी हमें समझनी है।
चैट पे शायद अ, यार अभिनव एक बार दोबारा से ट्राई करो सवाल पूछने का, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही थी। हेलो सर, आई एम ऑडिबल सर? हेलो। हाँ ब्रेक हो के आ रही है, यस बस सर, बताओ। अभी सर वो मेमो एचसीसी था मेरा क्वेश्चन, मेमो एचसीसी सर। बोलो। सर आपने कहा था कि मेमो में आई मीन प्योर फंक्शंस आते हैं। तो सर मेमो में प्योर हेलो। फंक्शन में जाते, डाल तो आप किसी को भी दो, पर डालना मत नॉन इम्प्योर को। प्रॉब्लम क्या है? नहीं सर, मेरे वो प्योर फंक्शंस का क्वेश्चन कि मतलब प्योर फंक्शंस होते हैं क्या सर, जिसमें मतलब अगर चेंज करे तो उनका तो वैल्यू सही मानी चाहिए फिर ऐसा कुछ? हाँ वो बताया था, वो टॉपिक एक बार दोबारा से देखना रिकॉर्डिंग में, बड़े डिटेल में बताया है। वो फंक्शन, जिस फंक्शन का आउटपुट सिर्फ उसके पैरामीटर्स पे डिपेंड करता हो, सिर्फ उसकी इनपुट पे, वो प्योर फंक्शन है। और जिस फंक्शन का आउटपुट इनपुट के अलावा किसी और चीज पे भी डिपेंड करता हो, वो इम्प्योर फंक्शन है। ठीक है। तो प्योर मतलब वो चीज जिसको आप सेम इनपुट दोगे तो हमेशा सेम ही आउटपुट आएगा। तो अम, तुम ऐसे समझ सकते हो कि अम, तुम्हारे घर पे एक रेडियो है और एक वो है कीपैड है, क्या बोलते हैं उसको आप, चलो सितार है या गिटार है। एक गिटार है और एक रेडियो है, दोनों से म्यूजिक बाहर आता है। बट जो रेडियो है और जो गिटार है उसमें फर्क ये है, गिटार प्योर है। आप उसकी पहली कॉर्ड को टच करोगे तो हमेशा सेम ही आवाज आएगी, दूसरी को टच करोगे तो हमेशा सेम ही आएगी, एज्यूमिंग कि ऐसा नहीं कि वो ढीला हो गया, कॉर्ड टाइट हो गया। मतलब रियल लाइफ में तो सही बताऊं, कुछ भी बिल्कुल प्योर तो नहीं होता। बट तुम फर्क समझ लोगे कि रेडियो पे तुमने, लट्टू है रेडियो में, वो गोल सा घुमा रहे हो उसको आप, आपने एक जगह किया, आज गाना कुछ और बज रहा है, कल को सेम टाइम पे भी 5 बजे भी उसी लट्टू को वहां करोगे तो गाना कोई और बजेगा। गिटार में ऐसा नहीं होगा। गिटार में आपने पहले कॉर्ड 1 को छेड़ा, फिर कॉर्ड 2 को, फिर कॉर्ड 3 को, तो सेम ही धुन निकलेगी, वो प्योर है। रेडियो पे आपकी इनपुट पे ही नहीं डिपेंड कर रहा आउटपुट, रेडियो में इस बात पे भी डिपेंड कर रहा है कि उधर उस फ्रीक्वेंसी पे रेडियो स्टेशन क्या प्ले कर रहा है, किसी और चीज पे भी डिपेंड कर रहा है। तो रेडियो इम्प्योर है, गिटार प्योर है। तो ऐसे ही फंक्शंस में जो सिर्फ इनपुट पे डिपेंड करें, अब मान लो कोई है जो एपीआई से डेटा मंगा के दिखाता है कंपोनेंट, अब वो इम्प्योर है, क्योंकि हमने उसको डेटा प्रॉप्स में जो दिया वो प्रॉप के अलावा कोई और डेटा भी यूज कर रहा है, सिर्फ प्रॉप के डेटा पे नहीं चल रहा। जो सिर्फ प्रॉप के डेटा पे चल रहा है, बाहर से अपने आप खुद कोई डेटा, जो अपना दिमाग ना लगाए, खुद डेटा ना मंगाए, खुद कुछ स्टोर वो चीजें ना करो, वो प्योर है। तो पढ़ चुके थे यार डिटेल में वैसे। एनीवे चलो पूछ लिया तो मैंने बता दिया। अमन। हेलो। हाँ अमन बोलो। कह रहा हूँ सर, जो हमने फॉर्मिक एचओसी बना रखा है वो फॉर्मिक टैग के अंदर ही आएगा या और कहीं भी यूज कर सकते फॉर्मिक एचओसी तो कहीं भी यूज करो, फॉर्मिक एचओसी का दिया हुआ कंपोनेंट आपको फॉर्मिक के अंदर ही यूज करना पड़ेगा। अब मैंने फॉर्मिक एचओसी तो कोई कंपोनेंट तो है नहीं, वो तो फंक्शन है। लेकिन फॉर्मिक एचओसी ने जो, फॉर्मिक एचओसी का जो आउटगोइंग कंपोनेंट है वो यूज फील्ड यूज करता है। और अगर यूज फील्ड यूज करता है तो इस आउटगोइंग कंपोनेंट को अगर आप कहीं यूज करोगे तो तभी यूज कर पाओगे जब आउटगोइंग कंपोनेंट फॉर्मिक टैग के अंदर हो। वरना तो यूज फील्ड जिस तिजोरी में डेटा निकालेगा वो तिजोरी में कोई रखने वाला भी तो हो, कंटेक्स्ट में कोई डेटा रखेगा तभी तो यहाँ पे निकलेगा। तो फॉर्मिक एचओसी तो मैंने यहाँ यूज किया है। फॉर्मिक एचओसी एचटीएमएल के अंदर यूज नहीं होता कि मैं बोलूं कि ये फॉर्मिक, यहाँ पे कोई ऐसा थोड़ी ना है कि मैंने एक्सपोर्ट करने से पहले यहाँ फॉर्मिक लिखा और यहाँ नीचे भी फॉर्मिक लिखा। एक्सपोर्ट करते टाइम तो कुछ लिखा ही नहीं जा सकता, ऐसा थोड़ी ना है। ये तो यहाँ तो टैग का कोई मतलब ही नहीं बनता, ये कोई जावास्क्रिप्ट की दुनिया है, ये जेएसएक्स वाली दुनिया थोड़ी ना चल रही है, जेएसएक्स वाली दुनिया तो यहाँ चल रही है।
तो फॉर्मिक एचओसी तो आप जहां मर्जी यूज करो, लेकिन फॉर्मिक एचओसी का दिया हुआ आउट गोइंग कॉम्पोनेंट जो है ये आपको यूज करना पड़ेगा फॉर्मिक टैग के अंदर ही, क्योंकि ये जो यहाँ से जो कंपोनेंट रिटर्न हुआ फॉर्मिक एचओसी से, जो मैंने इस वेरिएबल में स्टोर कर लिया, ये कंपोनेंट, ये आउटगोइंग कंपोनेंट जिसको ये रिटर्न कर रहा है, ये यूज फील्ड यूज कर रहा है। तो होमवर्क ये है, देखो ये चीजें स्टेप बाय स्टेप ही करोगे ना तभी सीखोगे। पहले आपने फॉर्मिक यूज किया, अगली क्लास में आपको सेम असाइनमेंट कर, मैंने बताया तो सेम असाइनमेंट आपको करना है बट यूज फील्ड यूज करके। और तीसरे नंबर पे आपको एचओसी बनाना है और तभी यूज करना है। तो जैसे जैसे मैं क्लास में करा रहा हूँ इसे घर जाके खुद करो इन चीजों को, तभी सीखोगे। ये फॉर्मिक एचओसी आपको खुद बना के देखना है अपने हाथ से, समझ में आएगी ना क्या चल रहा है। और कुछ और पूछना है किसी को? नहीं तो फिर मैं थोड़ा सा तुमको, अब यार आगे आज पढ़ नहीं रहे, आज बिल्कुल दिमाग की बत्ती गुल है। कुछ का कुछ पढ़ा दूंगा मैं, गलत सलत तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो मैं तुमको थोड़ा सा आज जो तुम्हारी कॉल होने वाली है, हमने तुम लोगों को ग्रुप्स में डिवाइड किया है और कैप्टन्स बना दिए हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें बता दूँ। सो आज 7:30 बजे तुम्हारे ग्रुप्स के साथ कॉल है। तो जैसे अंकित बेस्ट है ये, तो लेट्स टॉक इज द चैनल जिसमें तुम लोग चैट करोगे, और हर कैप्टन ने अपना अपना जूम का लिंक डाल दिया है, सो यू कैन टॉक टू योर होल टीम जिस ग्रुप में तुम हो। ठीक है, कोई गौरव मेहता की टीम में है तो इस वाले लिंक पे ज्वाइन कर लेगा। तो सबको अपने अपने ग्रुप में जूम के लिंक मिले हुए हैं। 7:30 बजे कॉल है, और यहाँ हमने ऑडियो चैनल भी बना दिए हैं। तो एक ग्रुप जब चाहे लेट्स टॉक पे क्लिक करके और कॉल कर सकता है अपने ग्रुप के साथ। मान लो डाउट आ रहा है कि आपस में तुम लोग बात कर रहे हो कि भाई तेरा हो गया क्या, मुझको थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो तुम्हारे लिए कन्वीनियंट हो जाएगा कि चल यार आजा डिस्कस कर लेते हैं। तो तुम बस इस चैनल पे क्लिक करोगे तो ना कॉल शुरू हो जाती है। बट इसमें एक चीज का स्पेशल ध्यान रखना, तुमने गलती से अगर क्लिक कर दिया तो हो गई कॉल शुरू हुई, इतना कन्वीनियंट है कि कई बार आपने क्लिक कर दो, अगर आपको पता भी नहीं चलेगा आपका डिस्कॉर्ड खुला हुआ है और आप कॉल पे हो और आप इधर की उधर की बात कर रहे हो। अगर आप वायरल होने से बचना चाहते हो, रॉन्ग रीजंस के लिए वायरल होने से, तो भैया यहाँ ध्यान रखना, इस पे डिस्कनेक्ट पे क्लिक कर देना। जब भी ऑडियो चैनल में जाओ डिस्कनेक्ट पे क्लिक कर देना। मैं ये डिस्कॉर्ड के ऑडियो चैनल से इसीलिए बचता हूँ थोड़ा सा, पिछली बार हो चुकी है ये हरकत, और बच्चों को कितना भी समझा लो करेंगे वो फिर भी वही। तो 3 चैनल बनाए हैं। एक लेट्स टॉक, इसमें आप अपने पूरा जो टीम बनाई है हमने वो टीम आपस में डिस्कस कर लेगी। इंट्रोज में हम सारे लोगों के इंट्रोज अभी पोस्ट कर देंगे, आपने गूगल फॉर्म भर दिए हैं तो आपको ना थोड़ा एक दूसरे के बारे में पता चल जाएगा कि मेरी टीम में कौन कौन है, मेरे कैप्टन का क्या बैकग्राउंड है, उसकी क्या हॉबीज हैं, वो किस होम टाउन से क्या है, और मेरे बाकी जो टीम मेंबर हैं उनका क्या है। तो यू विल गेट टू नो ईच अदर बेटर। आप अपने अपने ग्रुप मेंबर्स के इंट्रोज देख पाओगे। इसमें आप पोस्ट कुछ नहीं कर पाओगे, यहाँ पे सिर्फ चैट बॉट जो है हमारा वो पोस्ट करेगा। थोड़ी देर में आ जाएंगे इसमें मैसेजेस। यहाँ पे आप पूरी टीम आपस में बात करो, यहाँ पे आप एक दूसरे की प्रोफाइल देख पाओगे, और यहाँ पे आप एक दूसरे से ऑडियो चैट कर पाओगे अपने ग्रुप से। और 7:30 बजे आज कॉल है, सब लोग कॉल ज्वाइन कर लें, क्योंकि थोड़ा सा ये वाले एटीट्यूड से बचें कि जब मुझे डाउट आ रहा है तो चाहे रात को 11 बजे आ रहा है, कोई चाहे 12 बजे आ रहा है, somebody शुड बी देयर टू सॉल्व इट। और जब डाउट क्लास है ना मैं डाउट क्लास अटेंड करूंगा, ना जब ग्रुप की क्लास हो रही है, ग्रुप डिस्कशन हो रहा है आपकी टीम का, ना मैं वो टीम मीटिंग ज्वाइन करूंगा। मैं कुछ नहीं करूंगा लेकिन दूसरे सब कुछ करें, इस वाले एटीट्यूड में ना रहें। ज्यादातर बच्चे नहीं हैं बट कुछ बच्चे हैं, तो उस एटीट्यूड से बचें। जब आपके लिए कुछ किया जा रहा है, जो ये टीम मेंबर्स हैं दे आर डूइंग जॉब, उनके पास काम है,
वो फालतू नहीं है। तो ये ध्यान रखें कि अगर वो अपना टाइम निकाल के आपके डाउट सॉल्व करने के लिए आ रहे हैं तो उस टाइम पे ज्वाइन करें। थोड़ा वो मैसेज करें तो मैसेज पे रिप्लाई करें। थोड़ा ध्यान, लाइक इफ दे आर ट्राइंग टू हेल्प यू आउट तो उनके साथ थोड़ा सा वो करो, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट, थोड़ा सा कोऑपरेट करो उनके साथ। बस यही है, 7:30 बजे कॉल ज्वाइन कर लेना। और अभी तुम्हारे पास इंट्रोज आ जाएंगे, पोस्ट हो जाएंगे, तो थोड़ा एक दूसरे के को जान भी जाओगे तुम इस बहाने। ठीक है, हेल्प आउट ईच अदर एंड लिसन टू योर कैप्टन्स। कुछ पूछना है बिफोर वी गो तो बताओ, वरना तो हमने 28 ग्रुप्स बनाए हैं टोटल। जो लोग किसी भी ग्रुप में नहीं है, कोई अगर ऐसा एक दो बच्चे हों तो वो दीक्षांत या वेद को डिस्कॉर्ड पे कांटेक्ट कर लें। हाँ मन बोलो। अमन। हेलो सर। हम्म। सर हमारे ग्रुप में तो कोई लिंक नहीं आया अभी तक। जिस ग्रुप में नहीं आया आ जाएगा अभी, अभी तो टाइम है। ठीक है। सर जो हमारा समझ। ये एंड्रॉइड का और यूबी का जो बना हुआ है साइट, उस पे हमारी जो अटेंडेंस करी है उसमें हमारे पास 100 की attendance। यार ये एक बार दीक्षांत वेद से बात करो, सबकी लग रही है, तुम्हारी नहीं लग रही है तो पूछो उनसे कि क्यों नहीं अटेंडेंस मार्क स्टार्टिंग हुई में है। लगी हुई थी, पर अब तो सर ब्लैंक आता है उसमें, किसी में नहीं आता। तो ठीक है, एक बार बात करो उन लोगों से। ठीक है। अनन्या। अनन्या। हम बोलो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही अनन्या। अमन। सर आपने बोला था कि जैसे मेमो एचओसी है तो उसको हम इम्प्योर में यूज नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी सर? बताया था मैंने यार ये उस दिन, बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया था। चलो फिर बता देता हूँ। सर मैंने प्रॉब्लम उसमें ये मैंने आएगी, जी प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर आपने इम्प्योर कंपोनेंट उसमें डाल दिया तो मेमो एचओसी तो ये मान के चलेगा कि भैया, मेमो एचओसी क्या करता है, ये करता है कि अगर प्रॉप चेंज नहीं हुई तो आपके कंपोनेंट को रीरेंडर नहीं करेगा। लेकिन आपका कंपोनेंट प्रॉप के अलावा दूसरा डेटा भी डिस्प्ले कर रहा है। अब प्रॉप तो चेंज हुई नहीं, बट क्या पता दूसरा डेटा चेंज हो गया हो। तो इम्प्योर कंपोनेंट जो हैं, वो भले ही प्रॉप चेंज हुई या नहीं हुई, अगर कहीं भी कुछ चेंज हुआ है तो इम्प्योर कंपोनेंट री रेंडर होने चाहिए। क्योंकि इम्प्योर कंपोनेंट अंदर किस चीज पे डिपेंड कर रहा है क्या पता है। मेमो को तो नहीं पता, मेमो तो बस ये दिमाग लगाएगा कि प्रॉप नहीं चेंज हुई, वो रेंडर ही नहीं करेगा, री रेंडर ही नहीं करेगा। अब प्रॉप तो चेंज नहीं हुई है, बट कोई और डेटा चेंज हुआ है जो कि वो इम्प्योर कंपोनेंट अंदर यूज कर रहा है, तो हो गई गड़बड़। डेटा दिखेगा ही नहीं, डेटा चेंज हो गया, यूजर को पुराना डेटा दिखता रहेगा। मेक सेंस? जी हाँ। सर मैंने हर्षित सर से पूछा था सर, यार उन्होंने कहा था कि मेमो तो सभी पे यूज कर लेना। नहीं नहीं भाई, क्यों यूज कर लेना। मेमो सभी पे यूज करोगे तो प्रॉब्लम समझो ना। एक कंपोनेंट जो किसी प्रॉप के अलावा किसी और डेटा पे भी चेंज डिपेंड, कोई और डेटा भी यूज कर रहा है, तो अगर वो डेटा चेंज हुआ तो कंपोनेंट री रेंडर होना चाहिए ना, रिफ्रेश होना चाहिए ना। अगर वो कोई और डेटा यूज कर रहा है और वो डेटा चेंज हो गया और कंपोनेंट आपने रिफ्रेश नहीं किया, तो कंपोनेंट तो पुराना ही डेटा दिखाता रहेगा, डेटा जबकि चेंज हो चुका। तो एचओसी जो जो ये मेमो है, आप सिर्फ प्योर पे यूज करोगे, इम्प्योर पे यूज नहीं करोगे। इम्प्योर पे कुछ केसेस में चल जाएगा, जैसे कोई कंपोनेंट है जो आईडी लेता है, आईडी के बेस पे एपीआई कॉल करता है, तो आपको पता है, बट वहां पे भी चीजों में डिफरेंस है। तो हम एचओसी यूज करते हैं सभी कंपोनेंट पे, बट हम इसलिए करते हैं बिकॉज हम सारे कंपोनेंट प्योर बनाते हैं। बट अगर हम इम्प्योर कंपोनेंट बनाने लगे तो इम्प्योर कंपोनेंट पे मेमो यूज नहीं करोगे।
इम्प्योर कंपोनेंट को तो रेंडर करना ही पड़ेगा भैया, वो मूडी है, उसके मूड का कुछ नहीं पता, डेटा चेंज हो प्रॉप चेंज हुई नहीं है, कोई और डेटा चेंज हो गया, कोई और डेटा चेंज हुआ है, वो उस डेटा को यूज कर रहा है, तो उसको तो हर बार ही रिफ्रेश करना पड़ेगा, उसके साथ रिस्क नहीं ले सकते। प्योर के साथ आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ यार भाई इसकी प्रॉप चेंज नहीं हुई है, तो प्योर में तो उनको री रेंडर करोगे आप जिन जिनकी प्रॉप चेंज हुई होंगी। जिनकी प्रॉप चेंज नहीं हुई होंगी, आपको पता है इनका आउटपुट चेंज नहीं होना, क्योंकि इनका आउटपुट सिर्फ इनपुट पे डिपेंड करता है, तो इनसे दोबारा आउटपुट मांगने की जरूरत ही नहीं है जब इनपुट ही चेंज नहीं हुई। बात समझ आ रही है? हम डेवस्लेन में जब काम कर, जो डेवस्लेन में हमारी टीम है या कोडियोगी में जो हमारी टीम है, हम सब जगह एचओसी यूज करते हैं, बिकॉज हम सारे कंपोनेंट प्योर बनाते हैं। आगे मैं समझाऊंगा कि हाउ टू डू इट इन सच अ वे, सारे फिर भी नहीं बोलूंगा, 99% कंपोनेंट्स प्योर बनाते हैं, बट देन वी विल अंडरस्टैंड कि कैसे करें वो चीज। हम सब कुछ पुश कर देते हैं सागा, आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सागा, और एक नेविगेशन सागा कुछ कहानी यूज करेंगे कि जब जब भी यूआरएल चेंज होगी, कुछ भी चेंज होगा, वो नेविगेशन सब कुछ हम रिडक्स में पुश कर देते हैं, कंपोनेंट सारे प्योर हो जाते हैं। अनन्या, नहीं तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है अभी भी। देखो आप कहीं भी मेमो यूज ना करो तो क्या हो गया, आपका कोड में रिस्क नहीं बचा कि कभी भी यूजर को पुराना डेटा दिखेगा, क्योंकि जब भी कहीं कोई भी हरकत होगी पूरी ही ऐप रिफ्रेश हो जाएगी। तो अगर आप बिल्कुल रिस्क ही नहीं लेना चाहते तो मेमो यूज ही मत करो, लेकिन अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी ऐप बहुत ही इनएफिशिएंट हो जाएगी। हर छोटी छोटी बात पे पूरी की पूरी ऐप रिफ्रेश होगी, जितने कंपोनेंट डिस्प्ले हो रहे हैं, 500 कंपोनेंट, 700 कंपोनेंट, सब रीरन हो रहे हैं, बहुत इनएफिशिएंट। तो हमको मेमो यूज करना है, लेकिन मेमो के नाम पे ऐसा मत कर देना सब जगह मेमो लगा दिया, अब वो भी रिफ्रेश नहीं हो रहे जो कि रिफ्रेश होने चाहिए, क्योंकि वो इम्प्योर है, उनका तो इधर उधर से भी डेटा चेंज हुआ होगा। तो समझदारी से। ऋतिक, तुम कुछ पूछ रहे थे बट तुम्हारी आवाज नहीं आ रही थी। ऋतिक, हेलो। हाँ बोलो। सर जैसे हम ये जो काम कर रहे हैं ना विजुअल स्टूडियो कोड में कर रहे हैं, तो जैसे हम्म, आप बता रहे हो कि ये पहले स्टेप बाय स्टेप करना है, तो इसको हर स्टेप के बाद रेपलेट में भी पोस्ट करना है क्या? इसको हर, हाँ, और वो पोस्ट करना यार आसान ही है। एसआरसी फोल्डर उधर से डिलीट करके अपना एसआरसी फोल्डर अपलोड कर दो, पैकेज डॉट जेसन अपलोड कर दो, उधर एनपीएम इंस्टॉल चला दो, अगर तुमने की लाइब्रेरी वाइब्रेरी चेंज करी होगी वो भी हो जाएगी उधर। अगर तुमने टेलविंड कॉन्फ़िग में चेंज किया है तो टेलविंड कॉन्फ़िग को पुश कर दो। एसआरसी फोल्डर के बाद आप ज्यादा दो ही फाइलें चेंज करोगे, एसआरसी फोल्डर रेपलेट वाला डिलीट करो, अपना एसआरसी फोल्डर अपलोड कर दो, सिंपल। तो और सर वो हर हर उसके लिए होना पड़ता है ना, हर रोज करना पड़ता है, तब कह रहा हूँ मैं। हाँ, तो वो जब भी आपने असाइनमेंट कर लिया, असाइन उसी उसी असाइनमेंट में हम एडिशन करते जा रहे हैं, जब भी कर लिया तो कोड पुश कर दो। उसमें तो क्या है, वो तो ठीक कितनी है। देर लगती होगी। एसआरसी नोड मॉड्यूल्स के साथ पूरा अपलोड डाउनलोड करो तब तो साइज बड़ा है, एसआरसी में तो छोटी हाँ छोटी फाइल है, वो तो 2 मिनट में हो जाता होगा। ठीक है। अ, ठीक है देन, मेरे ख्याल में ये सब लोग ना 7:30 बजे ज्वाइन कर लेना। जो तुम्हारे दोस्त लोग हैं लाइव क्लास नहीं ले रहे हैं, थोड़ा आगे पीछे चल रहे हैं, उनको भी इन्फॉर्म कर देना। वैसे तो हम भी मैसेज डाल ही रहे हैं, ठीक है। चलो, ओके।